ओके, सो प्रीवियस सेशन में इशू ऑफ शेयर्स हमने कंप्लीट किया था। इशू ऑफ शेयर्स के मैंने 3 क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए थे। 3 में 2 क्वेश्चंस मैंने कल ही दिए थे, एक क्वेश्चन मैंने आज मॉर्निंग में शेयर किया था। जो मॉर्निंग में शेयर किया था दैट वाज, कौन सा पेपर था ये, May 25 का था। और ये क्वेश्चन नंबर 9 था अपना, जो कल मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वही क्वेश्चन था, बट उसके पहले हम जो ऊपर 2 क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन था अपना क्वेश्चन नंबर 32 एंड 38। ठीक है, पहले 32 पे आता है। 32 वाला जो था इंटरेस्ट वाला था। ठीक है, 32 वाला जो इंटरेस्ट वाला ऑप्शन था, तो एक बार रीड कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान देंगे सब। पीओ लिमिटेड इशूड एट पार 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 2 लाख शेयर्स थे, पेबल 2.5 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। जल्दी से अमाउंट्स बताएंगे कितना कितना। यस, अमाउंट्स बताएंगे कितना कितना एप्लीकेशन पर। 2.5 एप्लीकेशन, 2.5 अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2, तो फाइनल में कितना बचा 2.5 टू मेक इट 10, राइट, टू मेक इट 10। आगे, all the shares were fully subscribed. Mr. Pal, who held 20,000 shares, paid full remaining amount on the first call itself. तो उसने क्या कहा, 20,000 शेयर्स थे पाल के पास, उसने क्या किया, फर्स्ट कॉल के टाइम पे उसने आगे का भी पैसा दे दिया, मतलब ये वाला भी दे दिया उसने। कितना एडवांस दिया बता सकते हो बेटा। 20,000 शेयर्स इंटू 2.5, मतलब 50,000 उसने एडवांस दे दिया मुझे, 50,000 एडवांस पे कर दिया, राइट। मुझे ना वो फर्स्ट कॉल की रिसीट एंट्री चाहिए, रिसीट एंट्री फर्स्ट कॉल। तो आइडियल एंट्री होती है बैंक टू फाइनल कॉल, राइट, सॉरी बैंक टू फर्स्ट कॉल। और अगर कुछ एक्स्ट्रा आता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, 2 कॉल्स इन एडवांस, राइट। ये 4.5 लाख, 4 लाख और 50,000। ठीक है, इसके बाद द फाइनल कॉल वॉज मेड आफ्टर 3 months फ्रॉम द फर्स्ट कॉल। इसका मतलब 3 महीने का उसको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस बोला नहीं जाए तो कितना परसेंट, 12%। आगे, एंड वॉज फुल्ली पेड एक्सेप्ट अ शेयरहोल्डर हैविंग 2,000 शेयर्स हु पेड हिज ड्यू अमाउंट आफ्टर 2 months अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। और एक बंदा था जिसने 2,000 पे पैसे नहीं दिया आपको, राइट। तो अगेन मुझे फाइनल कॉल रिसीट की एंट्री चाहिए। तो सबसे पहले मिलना कितना वाला था, तो कहने से 2 लाख पे 2.5 मिलने वाला था। आइडियल अगर सब शरीफ होते तो बैंक टू फाइनल कॉल करते 5 लाख का, बराबर। बैंक टू फाइनल कॉल 5 लाख का आता। लेकिन अब उसके अंदर 2 लोग ऐसे हैं जो पैसा नहीं देगा। एक वो है जिसका ऑलरेडी एडवांस जमा है, एक वो है जो बंदा पैसा नहीं दे रहा है। जिसका ऑलरेडी एडवांस जमा है तो वो कॉल से एडवांस यहाँ डेबिट हो जाएगा। कितना पैसा जमा था उसका, 50। और एक बंदा है जो पैसे नहीं दे रहा है, उसको हम लिखते हैं कॉल्स इन अरियर्स, 2,000 इंटू 2.5 कितना, 5,000। तो अल्टीमेटली ये अमाउंट कितना हो गया, 4,45,000, राइट। अब ब्याज की बारे में, फर्स्ट कॉल के फाइनल कॉल के बीच में 3 महीने का डिफरेंस था, तो 3 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। हम पे कर रहे हैं इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट की एंट्री आएगी, इंटरेस्ट टू बैंक कितना, तो 50,000 पे कितना परसेंट था, 12% फॉर 3 months, कितना आ गया 1500। आप सिर्फ इंटरेस्ट नहीं लिखोगे, आपको प्रॉपर सेंटेंस लिखना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, राइट। और उसके बाद 2 महीने बाद हमको पैसा आ रहा है, पैसा आने की एंट्री बैंक टू कॉल्स इन अरियर्स, और साथ ही साथ हम उसको बोलेंगे ब्याज भी दें टू इंटरेस्ट। कॉल्स इन अरियर्स कितना थे, 5,000। सिर्फ 5 में मानेंगे नहीं हम, क्योंकि 5,000 पे हम उससे 10% का ब्याज भी लेंगे। कितने महीने का, 2 महीने का। कितना अमाउंट आ रहा है, 83 रुपीज, तो 5083 हम लेंगे, दैट्स इट। उसने क्लियर बोला था, ही पेड द अमाउंट 2 months आफ्टर। 2 months आफ्टर मतलब सीधी बात है, 2 महीने बाद अगर पेमेंट देगा तो उसको बोलेंगे भाई 2 महीने बाद ब्याज के साथ दे। तो हमने इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर दिया, बैंक टू इंटरेस्ट। क्लियर पॉइंट। अब अगर किसी ने अलग अलग एंट्री की होगी, बैंक टू कॉल्स इन अरियर्स 5,000, बैंक टू इंटरेस्ट अलग किया होगा तब भी चलेगा, साथ में किया तो भी चलेगा। क्लियर पॉइंट सबको ये। और अगर आपको मार्क्स वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ना कभी कभार करता है ऐसा, तो आप क्या करना है, इसकी ट्रांसफर एंट्री भी दे देना, इंटरेस्ट की ट्रांसफर एंट्री भी दे देना। ट्रांसफर कहाँ होगा जल्दी बताइए। ये वाला इंटरेस्ट खर्चा है आपका, नुकसान है ना, नुकसान कहाँ जाएगा, पीएनएल के डेबिट में। याद नहीं आया एंट्री, तो पीएनएल के कहाँ आएगा वो चेक कर लो, यहाँ पे आएगा टू इंटरेस्ट, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, पीएनएल टू इंटरेस्ट। और ये वाला इंटरेस्ट क्रेडिट में जाएगा बाय इंटरेस्ट, तो एंट्री क्या रहेगी, इंटरेस्ट टू पीएनएल। ट्रांसफर एंट्रीज पे कर देना। ये होने के बाद एक एक एंट्री और लिख देना, ट्रांसफर एंट्री।
इज द पॉइंट क्लियर? अब मैं हमेशा क्यों नहीं बोलता हूँ करने के लिए ऐसे ट्रांसफर एंट्री, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने कभी कभार सॉल्यूशन दिया है, कभी कभार नहीं भी दिया है। तो ट्रांसफर एंट्री अगर सपोज इंटरेस्ट का आया तो आखिरी एक एंट्री में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रांसफर एंट्री भी करके आ जाना। क्लियर पॉइंट सबको ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 38 था। 38 जो था अपना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, आपको याद आ रहा होगा, प्रीमियम कितना रिवर्स होगा। ठीक है, वो प्रीमियम वाला पॉइंट एक बार फिर से बात कर लेते हैं इसके ऊपर। तो उसने क्या बोला है पहले चेक कर लो। मिस्टर ए अप्लाइज फॉर 5000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। तो वो क्या बोल रहा है, 5000 शेयर्स हैं, 10 रुपए के, 2 रुपए प्रीमियम है। ही वॉज अलॉटेड 2400 शेयर्स। अप्लाई कितना किया था उसने? 5। तो अप्लाई किया था 5000 और हमने उसको अलॉट कितना किया? 2400। ठीक है, आगे वो बोल रहा है आफ्टर पेइंग 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन 3 रुपए था, एप्लीकेशन कितना था? 3 रुपीज। ही डिड नॉट पे द अलॉटमेंट ऑफ 4। अलॉटमेंट कितना था? 4 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो सीधी बात है ये 2 + 2 होगा, राइट। एंड ऑन सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल के 2 रुपीज बोलेंगे। और फाइनल कॉल हमने मांगा ही नहीं। वैसे फाइनल कॉल कितने का रहेगा? 3 का, लेकिन इसके नीचे लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, राइट। फेस वैल्यू कितना था? 3, 2, 2। सवाल पूछना शुरू करेंगे। हमने एप्लीकेशन मांगा, मिला। अलॉटमेंट मांगा, नहीं मिला। फर्स्ट कॉल मांगा, नहीं मिला। तो इसलिए हमें शेयर्स फॉरवर्ड किया, राइट। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात थी कि यहां से यहां तक शेयर्स कितने थे? 2600। 2600 के 3 रुपए कितना हो गया? 7800। ये रिफंड करेंगे, एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करेंगे। सवाल है एडजस्ट कहां पे करोगे? अलॉटमेंट पे। जल्दी बताइए, अलॉटमेंट ड्यू कितने का होगा? ड्यू कितने का होगा? 2400 इंटू 4 कितना? 9600। कहने से ये टोटल था, ठीक है। इसमें से आपने बोला ऑलरेडी रिसीव्ड 7800, तो कॉल्स इन अरियर्स कितना बचा? कॉल्स इन अरियर्स क्या बचा? 1800। लेकिन इसको आगे 2 पार्ट्स कन्वर्ट करने की जरूरत थी। रीजन, क्योंकि तुमने प्रोरेटा भी दिया, प्रीमियम वाला केस था, और तुम अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहे हो, तो वो स्पेशल केस बन जाता है अपने लिए, राइट। तो स्पेशल केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल अमाउंट और प्रीमियम अमाउंट अलग अलग लिखेंगे। प्लीज बताइए 9600 में कैपिटल कितना था, प्रीमियम कितना था? अब बोलोगे सर 4800 कैपिटल था, 4800 प्रीमियम था। कैसे? 2400 शेयर्स थे, इंटू 2 इंटू 2, 2 रुपए कैपिटल था, 2 रुपए प्रीमियम था, राइट। इसमें 7800 में से तो हम बोलेंगे पहले तुम्हारा कैपिटल मिल चुका है और बाकी का प्रीमियम मिल चुका है। तो 1800 जो है वो प्रीमियम का नहीं मिला। तो इस बार पूरा 4800 प्रीमियम रिवर्स नहीं होगा, 3000 तो मिल चुका है ना, तो जो मिला है वो रिवर्स नहीं होगा। कितना नहीं मिला? 1800। तो 1800 ही रिवर्स होगा, राइट। अब अगर हम फोरफीचर की एंट्री करें, एक नॉर्मल फोरफीचर की एंट्री क्या होती है? इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, 2 शेयर फोरफीचर, 2 कॉल्स इन अरियर्स, राइट। अगर अब हम बात करें इसके बाद फर्स्ट कॉल भी हुआ था। प्लीज बताइए फर्स्ट कॉल कितने का हुआ? 2400 इंटू 2। फर्स्ट कॉल 2 था क्या? इंटू 2 कितना हो गया ये? 4800। तो अगर मैं कैपिटल की बात करूं, कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पे जाएगा। कितने शेयर्स फॉरवर्ड करेंगे हम? 2400, और हमने 7 रुपए मांगा था फेस वैल्यू में से, राइट। कितना आ रहा है? 16800। प्रीमियम में 4800 रिवर्स नहीं होगा, बच्चे यहीं पे गड़बड़ करते, 4800 रिवर्स करता है। जो मिल गया वो रिवर्स नहीं होता है। तो 4800 में से 3000 तो मिल गया है भाई, तो सिर्फ 1800 रिवर्स होगा। उसके बाद मैं कॉल्स इन अरियर्स पे जाऊंगा। कॉल्स इन अरियर्स 2 बार थे, एक बार 1800 और एक बार 4800। कितना हो गया ये? 6600। तो बाकी का जो बचा वो फोरफीचर होगा 12, एग्जैक्ट 12000। दैट्स इट। ये थी फोरफीचर एंट्री। इज द पॉइंट क्लियर? यहाँ पे बच्चे नॉर्मली प्रीमियम में गड़बड़ करते हैं। बोलो बैलेंसिंग फिगर सी आ सकता है, लेकिन फिर वो उसके चक्कर में ना बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। सबसे इजी रहता है बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन इजी रहता है, शेयर फॉरफीचर का कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा हैवी रहता है, इसलिए मैं सबसे पहले उसको बैलेंसिंग फिगर लिखता हूँ। इसके बाद उसने रीइश्यू किया था, राइट। these shares were reissued at ₹9 per share fully paid up। 10 का शेयर 9 है, तो 1 रुपी लॉस कौन बेयर करेगा? शेयर फॉरफीचर बेयर करेगा, राइट। तो 1 रुपी शेयर फॉरफीचर बेयर करेगा अगर, तो 2400 शेयर्स थे, 2400 रुपए चले गए, तो 9600 अपने कहां ट्रांसफर हो जाएंगे? कैपिटल रिजर्व में। दैट्स इट। अब ये वाले क्वेश्चन उसने तो एकदम सिंपल दे दिया, पूरे शेयर रीइश्यू किया। अगर मैं रहता तो मैं पूरे शेयर रीइश्यू भी नहीं कराता, मैं उसको बोलता ऐसे पार्ट्स कर। मैं ऐसे बोलूंगा कि 2000 शेयर्स वर रीइश्यूड। जल्दी बताइए, अगर 2000 शेयर्स रीइश्यू होते, सपोज अगर 2000 शेयर्स रीइश्यू होते, तो आप क्या करते? तो आप बोलते रीइश्यूड नॉट रीइश्यूड। 2000 इशू किए और 400 रीइश्यू नहीं किए, तो 12000 को 20:4 में बांट देते, 5:1 में। तो ये अमाउंट आएगा 10000 और ये अमाउंट आएगा 2000। तो ये 2000 को परमिशन नहीं मिलेगी, लेकिन 10000 को परमिशन मिल जाएगी। इज द पॉइंट क्लियर है? चलिए
इसके बाद May 25 का जो क्वेश्चन था अपना, जो अपने क्वेश्चन नंबर 9 से रिलेट करता है, ठीक है, एक बार क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान देंगे सब। आर लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए प्रीमियम था। द अमाउंट्स वर पेएबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो मैंने क्लियर बोल दिया भाई, मैं तो एप्लीकेशन पे लूंगा, एप्लीकेशन 6 है, ठीक है, और अलॉटमेंट कितना है, बाकी का बैलेंस कितना 6, इसके अंदर 4+2 है, राइट। अगर 10 का शेयर 12 में दे रहा हूं तो मेरे लिए उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट बोल दिया, मैंने को बोला सर मेरा पहला जो पहली चीज मैं मांगता हूं उसको एप्लीकेशन बोलता हूं, और जो अगला रहता है वो मेरे लिए अलॉटमेंट रहता है। नाम बाद में बदलेंगे, पहले कंसेप्ट यही रहेगा, राइट। तो अलॉटमेंट विच है, तो प्लीज बताइए ये इशू प्राइस है और ये फेस वैल्यू है, कितना कितना आ जाएगा, 4 and 6 10 एंड दिस इज 12। इज द पॉइंट क्लियर। आगे कितने शेयर्स अपने पास, 1 लाख शेयर्स हैं। आगे वो क्या हो रहा है, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 2,50,000 शेयर्स, कुछ ज्यादा रिस्पॉन्स मिल गया, 2 लाख। एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स वर रिजेक्टेड, 1 लाख को सीधा सीधा रिफंड कर दो, बाकी कितने बच गए, 1 लाख, सॉरी 50 बच गए, 1,50,000, और हमारे पास शेयर्स कितने थे, 1 लाख, 50,000 एक्स्ट्रा हो गए, राइट। 50,000 हम रिफंड करेंगे, एडजस्ट करेंगे। प्रोरेटा अलॉटमेंट वाज मेड to the remaining applicants. The first and final call was made. The amount was duly received except on 3,000 shares applied by Miss Jane. Her shares were forfeited. 3,000 शेयर्स के पैसे फाइनल कॉल नहीं दे पाई वो, ठीक है, फाइनल कॉल ये ना, हाँ, मतलब अलॉटमेंट के पैसे नहीं दे पाई 3,000। द कीवर्ड इज अप्लाइड, तो 3,000 तो फोरफिट कर ही नहीं सकते भाई हम, क्यों, हम 2,000 ही फोरफिट करेंगे। रेशियो के हिसाब से 2:3 रेशियो, सॉरी हाँ 2:3 रेशियो आ रहा है, तो 3 अगर आपने अप्लाई किया हम आपको 2 ही देंगे, राइट। तो 2,000 हम शेयर्स फोरफिट कर सकते हैं। Her shares were forfeited. The forfeited shares were reissued at ₹8 per share. Obviously आगे कुछ बोला नहीं तो fully paid up. पास necessary journal entries, ठीक है। अच्छा बोला है fully paid up। तो यहाँ पे जल्दी बताइए, स्टार्टिंग में एप्लीकेशन का पैसा कितना है, एप्लीकेशन का रिसीव 15 लाख, कैसे आया ये, 2,50,000 इंटू 6 कितना आया ये, 15 लाख, राइट। सेकेंड एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट थी आपकी इस क्वेश्चन की, एंट्री क्या रहेगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन to equity share capital. I'll be more specific to securities premium यहाँ पे आने वाला है, to bank refund भी होने वाला है, to allotment, आइडियली अपना जो रहेगा अलॉटमेंट रहेगा, राइट। तो अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूँ तो एप्लीकेशन तो ऊपर से क्लोज होगा 2,50,000 इंटू 6 पे, राइट, लेकिन मेरे पास 1 लाख शेयर्स ही हैं, और 1 लाख शेयर्स का कैपिटल बोलता है सर फेस वैल्यू लूंगा 4 रुपए 2 रुपए तो प्रीमियम है, तो 1 लाख का प्रीमियम में चला जाएगा, ठीक है। बैंक में रिफंड कितना कर रहे हैं, 1 लाख इंटू 6, और जो एडजस्ट कर रहे हैं एक्स्ट्रा वो है 50,000 इंटू 6। क्लियर पॉइंट सबको ये, तो कितना कितना आ रहा है, 15 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 6 लाख एंड 3 लाख, ठीक है। इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू होगा, अगर ड्यू की बात करें, अलॉटमेंट कितने से ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट टू कैपिटल, राइट, 1 लाख इंटू 6, अगर शरीफ भी होते तो भी पूरा सेम मिलता नहीं, क्यों, क्योंकि 3 ऑलरेडी मिल चुका है। तो अगर मिलने की एंट्री करें तो एंट्री होगी बैंक टू अलॉटमेंट, राइट। तो मिलने वाला 3 ही था, 6 नहीं मिलने वाला था, क्यों, 6 में से 3 तो मिल चुका है, उसमें एक बंदा पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपने बोल दिया 3,000 इंटू 6 गलत हो जाएगा, अप्लाइड इज द कीवर्ड, अलॉटेड था 2,000, राइट। तो 2,000 इंटू 6 कितना आएगा ये, 12,000, तो ये कितना आएगा 288। इज द पॉइंट क्लियर। और उसके बाद जब हम शेयर्स फॉरफिट करने जाएंगे तो उसके अंदर प्रीमियम मिला या नहीं मिला है, तो आंसर इज प्रीमियम तो मिला है, राइट। लेकिन आप डायरेक्ट नहीं करोगे क्योंकि प्रोरेटा केस था, तो बैलेंसिंग फिगर विल बी द बेस्ट आंसर। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल 2,000 शेयर्स फॉरफिट करेंगे, हमने पूरा 10 मांगा है, 2 शेयर फॉरफीचर, 2 कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स ऊपर से कॉपी करना, 12,000, और ऊपर कितना था 20,000, तो बैलेंस कितना बच गया 8,000, बैलेंस कितना बच गया 8,000। फॉरफीचर विल गो टू 8,000, प्रीमियम रिवर्स नहीं होगा क्योंकि प्रीमियम तो एप्लीकेशन के साथ था, प्रीमियम मिल चुका है, समझा सबको ये। उसके बाद रीइश्यू और ट्रांसफर बहुत इजी था, कुछ प्रॉब्लम था नहीं उसके अंदर, समझा सबको ये। तो इंपॉर्टेंट एंट्री थी वो सेकंड और फोर्थ एंट्री, बच्चे जो गड़बड़ करते हैं वो सेकंड और फोर्थ एंट्री में ही करते हैं, तो मैंने आपको ये एकदम क्लियर कर दिया, ठीक है। अब बचा क्या, सिर्फ नाम चेंज करना है, जहां एप्लीकेशन लिखा है वहां लिखना इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जहां अलॉटमेंट लिखा है वहां लिखना फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। इज द पॉइंट क्लियर, राइट। जब आपने ये नाम चेंज किया तो क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। अगर आप वही नाम के साथ पकड़ के बैठोगे तो क्वेश्चन में टफ लगेगा, क्योंकि हम नॉर्मली बोलते हैं सर हम एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, यहाँ अलॉटमेंट है ही नहीं, तो एप्लीकेशन का पैसा फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करना पड़ेगा।
वहां आप कंफ्यूजन क्रिएट करोगे खुद के माइंड में। सो बेटर है एप्लीकेशन अलॉटमेंट मान के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। समझा सबको ये? कॉल्स इन अरियर्स 6000 क्यों नहीं आएगा? एक सेकंड, मुझे कहाँ पे है पहले वो अमाउंट सोच रहा हूँ मैं, कहाँ पे 6000, ये यहाँ पे। एक सेकंड, यहाँ पे बोल रहे हो ना आप? ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे 12,000 नहीं आया क्या? सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक माय मिस्टेक। हमने वो प्रोडेटा एडजस्ट ही नहीं किया यहाँ पे, आई एम सो सॉरी। अलॉटेड इज टू अप्लाइड करते हैं अपन, 2:3 वॉज द रेशियो। अप्लाइड कितना था? 3000, तो आएगा कितना? 2000। 1000 शेयर्स बच गए, 1000 शेयर्स इंटू 6 कितना हो गया ये? 6000। तो कहने से 6000 ऑलरेडी एडजस्टेड था, इसको हम एडजस्ट करेंगे। अलॉटमेंट पे ड्यू कितना करेंगे? 2000 शेयर्स इंटू 6, 12000। अगर शरीफ भी रहेंगे तो 12000 पूरे नहीं मिलेगा, 6000 ऑलरेडी पेड है, तो 6000 ही आएगा। आई एम सॉरी, प्लीज मेक द नेसेसरी करेक्शन ओवर दैट। तो ये कॉल्स इन अरियर्स जो है ये 6000 आएगा, आई एम तो सॉरी, और ये 294 आएगा, राइट? हाँ, तो ये अमाउंट हो जाएगा 6000, तो ये अमाउंट आ जाएगा 14000। प्लीज मेक द नेसेसरी करेक्शंस। सिर्फ ये शिवानी जाग रही है कि बाकी सब सो रहे हैं यहाँ पर? थोड़ा जोर से बोलना है, ठीक है? प्लीज मेक द नेसेसरी करेक्शन ओवर दैट। वो हमने अलॉटमेंट का प्रोडेटा एडजस्ट नहीं किया बेटा। चलिए डन। दिस वाज द क्वेश्चन जो मैंने आज मॉर्निंग में शेयर किया था। ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था, पहले भी एग्जाम में आ चुका है ये। जब ओल्ड सिलेबस हुआ करता था, न्यू सिलेबस में भी उन्होंने सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन दे दिया, यही पॉइंट वाला, ठीक है? यस डन। फिर आप उतना खुद से कर लो, वो बहुत बेसिक है, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो यहीं तक था। नहीं, और बैलेंसिंग फिगर, कॉल से एरर्स यहाँ पे थे बेटा, ये 1800 और ये 4800। डन। चलिए बेटा, गेम कॉल्स एंड एरर्स पे नहीं था, गेम था यहाँ पे। बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, ये 1800 पे बच्चे क्या कर देते हैं, उसको पूरा रिवर्स कर देते हैं। पूरा रिवर्स नहीं आएगा, थोड़ा मिला था थोड़ा नहीं मिला था, ठीक है? चलिए, तो अब ओके, बिफोर स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक मैं आपको एक और बात बता दूं इसके अंदर। कभी कभार क्वेश्चन कैसे आएगा, कभी कभार वो आपको बोलेंगे पास जर्नल एंट्रीज अलॉन्ग विद कैश बुक। प्लीज ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है, ऐसा क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है। नॉर्मली ऐसा नहीं आता है, बट अगर आ गया तो क्या? तो बैंक वाली जर्नल एंट्रीज पास नहीं करना। आई रिपीट, बैंक वाली जर्नल एंट्री पास नहीं करना। मतलब क्या? ध्यान से सुनो भाई। एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 10,000 शेयर्स थे, ठीक है? एप्लीकेशन था 3 रुपए, अलॉटमेंट था 5 रुपए, फाइनल कॉल था 2 रुपए, ठीक है? प्लीज बताइए अपने ऑर्डर में पहली एंट्री क्या रहती है? एप्लीकेशन रिसीव, पहली एंट्री क्या रहेगी? अब मैं पहले नॉर्मल क्वेश्चन कर लेता हूँ, ठीक है? और अगर कैश बुक आया तो मैं सजेस्ट भी ये करता हूँ, रफ में पहले एंट्रीज, एक रफली एंट्रीज कर लो, उसके बाद फेयर वर्क करना, ठीक है? पहले एंट्री समझ लेते हैं। एंट्री क्या रहेगी? बैंक टू एप्लीकेशन, ठीक है? कितना रहेगा? अमाउंट्स बताते हैं बेटा, 10,000 है, 3 रुपए हैं। हाँ, थोड़ा ना नींद में से जागना पड़ेगा आपको और मुझे अच्छे से आंसर बताना पड़ेगा। 10,000 इंटू 3 कितना होगा बेटा? 30,000, ठीक है? उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या रहेगी? एप्लीकेशन ड्यू की, एक नॉर्मल एप्लीकेशन ड्यू की एंट्री क्या रहेगी? एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं इक्विटी शेयर नहीं लिख रहा हूँ, चलेगा ना? सबको समझ में आता नहीं है, ठीक है? कितना आ जाएगा?
30,000। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। चलो ड्यू करते हैं। अलॉटमेंट टू कैपिटल कितना, 10,000 इंटू 5, राइट, 50,000। ओके, इसके बाद ना अलॉटमेंट में एक बंदा निकला जो पैसे नहीं दे रहा है थोड़े से, कितना 10 है ना, 500 शेयर्स के पैसे नहीं दिए उसने, 500 शेयर्स के पैसे नहीं दिए, तो एंट्री क्या रहेगी, बैंक कॉल्स इन अरियर्स टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, विल दिस वर्क, 50,000। तो कितने पैसे नहीं दिए उसने, 500 इंटू 5, 2,500। ठीक है, तो 2,500 उसने नहीं दिए, बाकी का वो शरीफ था, बाकी के 47,500 हमको मिल चुके हैं, राइट। ओके, इसके बाद हमने फाइनल कॉल ड्यू किया। फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री क्या रहती है, फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना फाइनल कॉल ड्यू करेंगे हम, 2 रुपये था ना, तो 20,000। ठीक है, वही बंदा पैसे नहीं दे रहा, बाकी सब शरीफ है, वो बंदा पैसे नहीं दे रहा, बाकी सब शरीफ है, तो उसको छोड़ के बाकी पैसे ले लो। बैंक कॉल्स इन अरियर्स टू फाइनल कॉल, ठीक है, टू फाइनल कॉल कितना हो गया, ये 20,000 यहाँ पे आएगा, ये 500 इंटू 2 नहीं दे पा रहे, मतलब 1000 नहीं दे पा रहे हैं, और बाकी के 19,000 मिल रहे हैं, राइट। ओके, ये हो गया नॉर्मल क्वेश्चन जो आप सॉल्व करते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन। लेकिन अगर वो बोलता जर्नल विथ कैश बुक, जर्नल विथ कैश बुक, तो आप क्या करते हैं, आप कैश बुक भी बनाते हैं। अब कैश बुक समझ में आता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ठीक है, और जर्नल भी बनाते हैं। तो आप क्या करते हैं, बैंक वाली कोई भी जर्नल पास करना बंद कर देंगे हम, बैंक वाली जर्नल पास ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो जल्दी बताइए, फर्स्ट एंट्री में बैंक है क्या, ये एंट्री नहीं आएगी, पोस्टिंग बोलो, मान लो ये बैंक अकाउंट है, ठीक है, बैंक के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितना आया था, 30,000, बराबर। ओके, सेकेंड एंट्री में बैंक है क्या, नहीं, ये एंट्री करनी पड़ेगी, एंट्री क्या रहेगी, एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना, 30,000, बराबर। ओके, उसके बाद थर्ड एंट्री क्या है, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक है क्या, नहीं, करनी पड़ेगी भाई, अलॉटमेंट टू कैपिटल कितना आया, 50,000। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है। अब इसके बाद की एंट्री में कंफ्यूजन होगा, यहाँ तो बैंक भी, कॉल्स एंड अरियर्स भी है, ठीक है। तो अब मैं कॉल्स एंड अरियर्स वाली एंट्री करूंगा, बैंक वाले नहीं लिखूंगा, तो मुझे सिर्फ कॉल्स एंड अरियर्स की एंट्री बताइए, क्या एंट्री रहेगी, कॉल्स एंड अरियर्स थ्रू अलॉटमेंट, कितना, 2,500, लेकिन बाकी 47,500 आया है ना अपने पास, तो डेबिट वर्ड कम्स इन टू अलॉटमेंट, कितना, 47,500। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। मतलब बैंक वाले यहाँ पे जर्नल में आएगा नहीं, बैंक लिखना ही नहीं, सीधा सीधा कैश बुक में एंट्री करना, बैंक डेबिट में तो डेबिट वर्ड कम्स इन, बैंक क्रेडिट में तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट। इज द पॉइंट क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो अगली एंट्री बोलो, इसमें बैंक है क्या कहीं पे, नहीं, एंट्री क्या रहेगी, फाइनल कॉल टू कैपिटल, ठीक है, कितना, 20,000। इसके बाद बैंक है, बैंक वाला नहीं लिखूंगा, कॉल्स एंड अरियर्स की एंट्री करनी पड़ेगी, कॉल्स एंड अरियर्स की एंट्री क्या रहेगी, कॉल्स एंड अरियर्स टू फाइनल कॉल, कितना, 1,000 रुपए, और बाकी 19,000 बैंक में जाएगा, तो हम लिखेंगे टू फाइनल कॉल, कितना, 19,000। बेटा रेड पे जूम करो या ब्लैक पे, ये ब्लैक। मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट ये बता रहा था कि अगर उसने कैश बुक पूछ लिया तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पूछ लिया उसने। कैश बुक का मतलब होता है बैंक वाली जर्नल एंट्री हम कैश बुक में करेंगे, ठीक है। तो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अच्छा मुझे सेकंड एंट्री नॉर्मल बताइए, सेकंड एंट्री किस चीज की रहती है, एप्लीकेशन ड्यू की नॉर्मल एंट्री बताओ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और अगर कुछ रिफंड रहा तो टू बैंक भी तो करेंगे ना। एग्जांपल ले रहे, मैं ये वाला क्वेश्चन हट गया, दूसरा है, अब ये दूसरा क्वेश्चन है, राइट। ओके, लेट्स से यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ पे 80,000 है, और यहाँ पे 20,000 है, ठीक है। इसकी पहली एंट्री बताओगे, पहली एंट्री क्या रहेगी, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और ऑब्वियसली 1 लाख रहा होगा, 1 लाख में से मैंने 20,000 रिफंड कर दिए, विल दिस वर्क। अब मुझे इसकी कैश बुक में एंट्रीज बताइए कैसे रहेगी। कैश बुक में सबसे पहले फर्स्ट एंट्री तो आएगी नहीं, फर्स्ट एंट्री कैश बुक में आएगी, क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बेटा मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पूरा लिखना है। इक्विटी के लिए EQ, शेयर के लिए SH चलेगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1 लाख। इसके बाद इसकी पोस्टिंग में बैंक भी है, तो बैंक छोड़ के पहले जर्नल एंट्री कर लो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन
टू इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट, कितना 80,000, क्योंकि बैंक वाला कोई भी एंट्री आएगा नहीं यहाँ पे। और 20,000 कहाँ पे, क्रेडिट में ना, पोस्टिंग करके बताओ, बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितना 20,000, मतलब बैंक वाली कोई भी एंट्री मैं जर्नल में नहीं लिखूंगा। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? बाकी की एंट्रीज पूरी लिखो, सिर्फ बैंक वाली एंट्री करना बंद कर देना। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो इसको हम बोलते हैं विथ कैश बुक। समझा सबको? ये आपके सामने है, अगर आपको लिखना होगा तो देख लीजिए। एक काम, और जब भी ऐसा कैश बुक वाला क्वेश्चन आएगा ना, एक बार रफ में एंट्रीज कर लेना, रफ में एंट्रीज कर लेना, ठीक है? उसके बाद कैश बुक और जर्नल करना फेयर वर्क में। नहीं तो होगा क्या, कौन सी एंट्री करना है कौन सी एंट्री नहीं करना है, उसमें उलझ जाओगे आप। तो पहले रफ में पूरी एंट्रीज कर लेना, और जहां बैंक वाला पॉइंट है उसको हटा के कैश बुक में लिखना शुरू कर देना। अगर बैंक डेबिट में है तो डेबिट वर्ड कम्स इन, बैंक क्रेडिट में तो क्रेडिट वर्ड गोस आउट। समझ में आया सबको ये? यस डन एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा सब नहीं है? कहाँ तक पहुंचे बेटा? ये वाला पे लिख के रख दीजिए बेटा। ये सेकंड सिनेरियो है, सेकंड सिनेरियो है। नॉर्मली आपने ये सीखा है नॉर्मल टर्म्स पे, जब कैश बुक के साथ आएगा तो ये एंट्री करनी पड़ेगी। पहली एंट्री तो हट गई क्योंकि उसके अंदर पूरा बैंक वाला ट्रांजेक्शन है, ठीक है? सेकंड एंट्री में बैंक के साथ कुछ है, तो वो साथ वाली एंट्री कर दी है मैंने 80,000 की, और बैंक का नाम हटा दिया मैंने। चलो क्लियर है के पॉइंट सबको ये? हाँ बेटा रोका है मैंने, आप कर लो, लिख लो। डन? ओके, मूविंग है। Okay, so now we are starting with a new topic. So कंपनी अकाउंट्स में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ पार्ट है, कंपनी अकाउंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट कुछ पार्ट था, दैट वाज इशू ऑफ शेयर्स, राइट? सबसे ज्यादा टाइम क्वेश्चंस उस पे से आता है, राइट? अगर पहले की बात करें ओल्ड सिलेबस की, तो कंपनी अकाउंट्स में था ही उतना आपको। अब आपको एक्स्ट्रा 4 टॉपिक्स ऐड किए उन्होंने कंपनी अकाउंट्स में। बोलने के लिए 4 है एक्स्ट्रा, लेकिन है वो 2 ही, बाकी 2 सिर्फ नाम के, काम के नहीं है, ठीक है? उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता ही नहीं है, वो मिक्स होके ही आता है। तो वो मिक्स होके क्या क्वेश्चन है, एक है बोनस और एक है राइट, बोनस इशू, राइट इशू, ठीक है? क्या रहता है पहले, उसके बारे में बाद में बात करूंगा, क्योंकि मुझे जो आज कंसेप्ट सिखाना है दैट इज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, वो वाले कंसेप्ट पे आते हैं, ठीक है? सबसे पहले मुझे, अच्छा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, पहले सेक्शन नंबर नोट कर लीजिए। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस सेक्शन 55, एक्चुअली पूरा नाम होता है इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। तो सेक्शन 55 है ये, ठीक है? सेक्शन 55 है। सो यहां पे पहले ना मुझे नॉर्मल इशू की एंट्री चाहिए, पहले मुझे नॉर्मल इशू की एंट्री चाहिए। अगर हम इक्विटी इशू करते हैं तो व्हाट इज द नॉर्मल जर्नल एंट्री इक्विटी की? बैंक टू कैपिटल, राइट? तो मैं वो एंट्री लिख रहा हूं, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है? अगर कुछ नहीं रहा तो कहने से हम 10 का 10 में इशू करेंगे। ये किसकी बारी है? इक्विटी की। ये किसका है? इक्विटी का। एक नॉर्मल, सबसे ऊपर वो उधर उधर, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या ये 10 रुपीज एंट्री समझ में आ रही है? ओके, अब इशू की प्रेफरेंस की एंट्री क्या रहेगी वो बताइए। अगर प्रेफरेंस की बारी रहेगी तो इसकी एंट्री क्या रहेगी? तो इसकी एंट्री रहेगी बैंक टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या रहेगा? बैंक
टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल मेंशन द फेस वैल्यू इज 100, अनलेस एंड अनटिल मेंशन द फेस वैल्यू इज 100। और लिखने का एक तरीका होता है कि यहां पे आप परसेंटेज लिख देते हो। अगर वो 8% रहेगा तो आप लिखोगे 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अगर वो 9% रहेगा तो आप लिखोगे 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और अगर वो ऑब्वियसली 12% रहेगा तो आप लिखोगे 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एक बात याद रखना कि आपको अगर इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, आपका ऑर्डर वही रहेगा। अगर मैं इशू की एंट्री बोलूं, इंस्टेड ऑफ इक्विटी मैं बोल रहा हूं प्रेफरेंस इशू करता है, पैसा टुकड़ों में लेना है, ठीक है। तो पहला पार्ट को क्या बोलता है, एप्लीकेशन। एक नॉर्मल एप्लीकेशन की एंट्री बोलो, एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री। बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो यहाँ फर्क पड़ेगा बैंक टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। अच्छा, उसके बाद हम ट्रांसफर एंट्री क्या करते हैं, एप्लीकेशन टू कैपिटल। तो आइडियल एंट्री होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अब नाम रहेगा प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, राइट। जहां भी कैपिटल वर्ड आएगा वहां परसेंटेज साथ में जुड़ जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? जहां भी कैपिटल साथ में आएगा वहां पे प्रेफरेंस परसेंटेज साथ में जुड़ जाएगा। अगेन जो रूल पहले था आज भी वही रूल है, फेस वैल्यू पे ही चलेगा कैपिटल, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो प्रेफरेंस हो, चाहे वो डिवेंचर्स हो, राइट। जहां भी वर्ड कैपिटल आएगा इट विल बी ऑलवेज वर्किंग ऑन फेस वैल्यू, चाहे आप डेबिट करो चाहे आप क्रेडिट करो, आएगा फेस वैल्यू पे ही। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको, राइट। जब तक बोला नहीं जाए प्रेफरेंस की फेस वैल्यू कितनी रहती है बेटा, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। प्लीज ध्यान दीजिए आप। हाँ, तो बैंक टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, क्या वो दो एंट्री को वापस नेट ऑफ एंट्री यही मिलने वाली है? द आंसर इज यस। लेकिन ये चैप्टर इशू नहीं है, ये चैप्टर रिडम्पशन। रिडम्पशन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? रिडम्पशन का मतलब होता है टू रीपे। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? टू रीपे, ठीक है। कहने से इसकी रिवर्सल एंट्री करनी पड़ेगी। जब मैंने इशू किया था, पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं, इशू का मतलब क्या होता है। इशू का मतलब होता है मैं आपको शेयर्स दे रहा हूं और आपसे पैसे वापस ले रहा हूं, ठीक है। पैसे ले रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं एक काम करो, अपना पैसा वापस ले लो, मुझे मेरे शेयर्स वापस दे दो, राइट। तो शेयर कैपिटल वापस रिवर्स हो जाएगा और पैसे मैं आपको वापस दे रहा हूं, राइट। तो पैसे लौटाने को रिडम्पशन बोलते हैं, पैसे लौटाने को क्या बोलते हैं? रिडम्पशन। तो बेसिकली कहने से पैसा बाहर जा रहा है, पैसा बाहर जाएगा तो एंट्री क्या रहेगी? टू बैंक, और मैं किस चीज के पैसे दे रहा हूं आपको? कैपिटल के, राइट। तो एंट्री रहेगी 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आप दोनों अलग अलग बैठो प्लीज, जल्दी। ₹100, राइट। क्या ये नॉर्मल रिवर्सल की एंट्री समझ में आई है? कैपिटल टू बैंक इज द नॉर्मल रिवर्सल एंट्री, इज द पॉइंट क्लियर? अब सवाल ये उठता है, क्या ये रिडम्पशन कंपलसरी होता है? क्या ये रिडम्पशन कंपलसरी होता है? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। रिडम्पशन कंपलसरी होता है। मतलब क्या? अगर प्रेफरेंस की बात करें तो अगर आप लोग मान लेते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो, सीधी बात है, आपने कंपनी को पैसा दिया, मतलब आप लोगों ने मुझे पैसा दिया है, ठीक है। तो ये पैसा देने से पहले आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड कर लोगे। देने से पहले ऑब्वियसली बैंक, जब हम बैंक में पैसा देने जाते हैं तो बैंक से पहले पूछते हैं, सर कितने साल का डिपॉजिट है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, एफडी कितने का, कितना परसेंट इंटरेस्ट दोगे? सेम सवाल आप भी मुझसे करोगे, राइट। अगर मान लेते हैं मेरी कंपनी और आप लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो, आप सबसे पहले मेरे पास आओगे और आप बोलोगे, सर हम पैसा तो दे रहे हैं लेकिन पहले ये बताओ दोगे कब वापस? तो मैंने बोला 5 साल में दूंगा, मैंने कहा 8 साल में दूंगा, मैंने कहा 10 साल में दूंगा। पहला टर्म हम डिसाइड कर लेंगे कितना ड्यूरेशन आने वाला, राइट। उसके बाद आप सबसे दूसरा चीज पूछोगे मुझसे, सर कितना परसेंट डिविडेंड दोगे वो तो बता दो, डिविडेंड कितना दोगे? तो लेट्स से मैंने आपको बोल दिया 12% दूंगा, तो मैंने लिख दिया 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मतलब मैं आपको हर साल 12% देने वाला हूँ, राइट। और तीसरी चीज आप मुझसे पूछोगे, सर आपने बोल तो दिया 10 साल में पैसा दोगे, लेकिन कितना पैसा दोगे? मैंने कहा जितना तुम दे रहे हो उतना। आपने बोला नहीं, हमको ज्यादा चाहिए, हमको ज्यादा चाहिए, थोड़ा तो एक्स्ट्रा देंगे ना। जैसे अगर मैं 10 का शेयर 12 में इशू कर सकता हूं, तो ठीक उसी तरह जब आपसे मैं पैसा ले रहा था, आपसे पैसा लाया था ₹100, तो आपने क्या बोल दिया, सर वापस कब दोगे? मैंने कहा 10 साल बाद। आपने बोला कितना परसेंट दोगे? मैंने कहा 12% दूंगा। फिर आपने बोला सर पैसा कितना लौटाओगे, कितना? तो मैंने बोला 100 रुपए देने वाला हूं। तो आपने बोला सर हमको नहीं देना पैसा, ज्यादा दोगे तो बात करो, फिर हम देते हैं आपको पैसा, नहीं तो हमको नहीं चाहिए आपके, मतलब हमको नहीं चाहिए आपके शेयर्स। समझ में आ रहा है? तो ये जो है टर्म्स एंड कंडीशंस, ये पहले ही तय होंगे, अभी नहीं तय होता है, जब आपसे पैसा मिलता है तभी तय हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रिडम्पशन एट प्रीमियम। इसको हम क्या बोलते हैं? रिडम्पशन एट प्रीमियम। एट प्रीमियम का मतलब होता है कि लौटाते समय मुझे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा आपको,
ठीक है, लौटाते समय मुझे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो ज्यादा पैसे दूंगा तो फायदा होगा या नुकसान होगा, प्लीज बताइए। नुकसान तो कहने से लॉस होगा, लॉस होगा। तो लेट्स से मैंने आपको वादा किया था मैं आपको 20 रुपए ज्यादा लौटाऊंगा, तो ये 20 रुपीज यहाँ पे आएगा, राइट। तो लौटाते समय कितना आ जाएगा टोटल, 120। क्या इतना इतना एंट्री समझ में आई क्या? क्या इतना रिडेम्पशन का एंट्री समझ में आया? रिडेम्पशन जो इशू की एंट्री रहती है ना बेटा, रिडेम्पशन को उसको रिवर्सल एंट्री रहती है। जो इशू की एंट्री रहती है रिडेम्पशन की, उसकी रिवर्सल एंट्री आती है। इशू की एंट्री क्या आती है, बैंक टू कैपिटल, तो रिडेम्पशन की एंट्री आएगी कैपिटल टू बैंक। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बेसिक एंट्री समझ में आ रही है? ठीक है। अब इंस्टीट्यूट आपको बोलता है कि सर हम एक एंट्री में मानते नहीं है ना, हमको तो 2 एंट्री चाहिए, राइट। वो क्या बोल रहा है, हम एक एंट्री में नहीं मानेंगे, हमें 2 एंट्री चाहिए। तो हमने उसको बोला ठीक है सर, हम आपको 2 एंट्री करके देते हैं, एक ड्यू और एक पे। प्लीज ध्यान देना, पूरे चैप्टर में गिन के 5 एंट्रीज है, 5। 2 एंट्रीज बहुत कॉमन है, 3 आपको सीखने हैं, ठीक है। तो अगर आप 3 एंट्री सीख जाओगे तो 2 एंट्री में इतना कुछ दम नहीं है, वो तो रेगुलर एंट्री है, वो ऑलरेडी आपको आती है। ये 3 एंट्री सीखनी है अपने को, 3 भी नहीं, एक्चुअल में एक एंट्री, वो एक एंट्री को मैं पार्ट्स करने वाला हूँ, ठीक है। अब प्लीज ध्यान से सुनना, ये एंट्री समझ में आई क्या? प्लीज बताइए, रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? रिपे करना। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस सेक्शन कौन सा है? 55। अच्छा, रिडेम्पशन का मैं टर्म बता रहा था आपको, क्या रिडेम्पशन कंपलसरी है? द आंसर इज यस, रिडेम्पशन कंपलसरी है। व्हाट इज द मैक्सिमम टर्म? 20 ईयर्स। मैक्सिमम टर्म कितना है? 20। जब आप नेक्स्ट ईयर लॉ सीखोगे इंटरमीडिएट का, तो उसमें आपको ये टर्म्स आने वाले, सेक्शन 55 आने वाला है उसके अंदर, राइट। तो मैक्सिमम टर्म इज 20 ईयर्स। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं तो उनके लिए मैक्सिमम टर्म्स कैन बी 30 ईयर्स। अगेन ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, कि रिडेम्पशन इज कंपलसरी, ट्रू और फॉल्स? द आंसर इज यस। द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, मतलब प्रेफरेंस आर टू बी रिडीम्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। मैक्सिमम टर्म 20 ईयर्स है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है तो उनके लिए 30 ईयर्स भी हो सकता है। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? नहीं बेटा, मैं उस पर बात करूंगा अभी, उस पर आ रहा हूं मैं अभी, ठीक है। चलो यहाँ तक पॉइंट समझ में आया, 20 एंड 30 इंफ्रा। ओके, प्लीज ध्यान दीजिए। हाँ बेटा, इक्विटी में मिलता है, प्रेफरेंस में फिक्स मिलता है। ओके, अब बात करते हैं वापस, इशू की एंट्री बोलो, इशू की एंट्री बोलो, बैंक टू प्रेफरेंशियल कैपिटल। रिपेमेंट की एंट्री बोलो, प्रेफरेंशियल कैपिटल टू बैंक। क्या ये बेसिक एंट्री समझ में आएगी? प्रेफरेंशियल कैपिटल टू बैंक। लेकिन अगर मैं रिडीम्ड प्रीमियम पे कर रहा हूं तो फायदा है या नुकसान है? नुकसान। अब सवाल ये है, नुकसान कौन बेयर करेगा? तो नुकसान बेयर करेंगे फ्री रिजर्व्स। अब आप बोलोगे सर फ्री रिजर्व क्या होता है? फ्री रिजर्व, तो अभी के लिए फिलहाल इतना मानो कि फ्री रिजर्व, पीएनएल और जनरल रिजर्व दोनों फ्री रिजर्व होता है। बेसिकली बेसिक मीनिंग होता है फ्री रिजर्व का, जिसमें से मैं डिविडेंड फ्रीली बांटता हूं, कोई रोक नहीं रहना चाहिए, उसको फ्री रिजर्व बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? फ्री रिजर्व। तो आइडियली पीएनएल और जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व है। अब एक दो और सेक्शन आने वाले हैं, वो सेक्शन का नाम याद रखना, सेक्शन में वापस लिखा के दूंगा लास्ट में। एक होता है सेक्शन 52, वो बोलता है यूज ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। आपको याद है मैं 10 का शेयर 12 में दे रहा था, 2 रुपए प्रीमियम रहता था मेरा फायदा, राइट। अब लौटाते समय मेरा नुकसान हो रहा है, तो नुकसान प्रीमियम ने बेयर करना चाहिए। फिर जब फायदा हम रिकॉर्ड करते थे, फायदा में पीएनएल में लिखता था क्या? नहीं, मैं 10 का शेयर 12 में दे रहा हूं तो 2 रुपए प्रीमियम लिखता था मैं। तो अल्टीमेटली जब मिल रहा था तो फायदा था प्रीमियम में, नुकसान प्रीमियम ने बेयर करना चाहिए। तो सेक्शन 52 बोलता है अगर प्रीमियम, यहां पे लॉस होता है प्रीमियम पे, तो आप प्रीमियम से बेयर करो, पीएनएल को बेयर मत करने लगाओ। लेकिन वहां पे एक और सेक्शन आ जाता है 133, सेक्शन 133 बोलता है आपको कि हम इसको मानते हैं इट इज अ प्रिस्क्राइब्ड कंपनी। कौन सी कंपनी है? प्रिस्क्राइब्ड कंपनी। अब ये सारे सेक्शंस आपको इंटरमीडिएट में, लेकिन इसका थोड़ा रेफरेंस आपको अभी भी है। प्रिस्क्राइब्ड कंपनी, सेक्शन 133 बोलता है हम प्रीमियम यूज नहीं करेंगे रिडेम्पशन के लिए। तो इंस्टीट्यूट ने इस सेंटेंस को पकड़ के रखा है। इंस्टीट्यूट बोलता है सर हम यूज नहीं करेंगे प्रीमियम, तो हमने कहा ये उल्टा ज्यादा आसान हो गया, मतलब सोचना नहीं पड़ेगा नुकसान कौन बेयर करेगा, प्रीमियम बेयर करेगा या पीएनएल बेयर करेगा। हमने कहा पीएनएल बेयर करेगा, प्रीमियम का सवाल ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इन शॉर्ट हमारे काम का प्रीमियम नहीं है। 52 बोलता है सर कर सकते हैं, लेकिन 130 ने बोला नहीं सर, प्रिस्क्राइब कंपनी नहीं कर सकती है। तो इंस्टीट्यूट ने जितने भी सॉल्यूशन सॉल्व किए हैं, सबने बोला सर हम तो मान के चल रहे हैं ये प्रिस्क्राइब कंपनी है, मतलब हम प्रीमियम यूज नहीं करेंगे। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो अल्टीमेटली अपने लिए एक ही चीज काम की है, नुकसान कौन बेयर करेगा? द आंसर इज पीएनएल, या फिर आई कैन यूज द वर्ड फ्री रिजर्व। अब फ्री रिजर्व में क्या क्या आएगा? पीएनएल भी आएगा, जनरल रिजर्व भी आएगा। ये दोनों भाई भाई हैं, बुरा नहीं मानते। अगर किसी ने पीएनएल लिखा, किसी ने जनरल रिजर्व लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चेक करना तुम्हारे बैलेंस शीट में कौन सा रिजर्व है तुम्हारे पास। अगर पीएनएल है तो लॉस पीएनएल बेयर करेगा, अगर जनरल रिजर्व है तो लॉस जनरल रिजर्व बेयर करेगा। क्या इतना पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? राइट? क्या ये पहली जानकारी समझ में आ गई? जल्दी बताइए, रिडेम्पशन की एक नॉर्मल एंट्री क्या है? रिडेम्पशन मतलब टू रीपे, पहले माइंड सेट करना। रिडेम्पशन मतलब
मतलब क्या, टू रीपे, पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू बैंक, किसको देने पैसा, प्रेफरेंस को, तो एंट्री रहेगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बैंक। लेकिन अगर लौटाते समय ज्यादा पैसा देना हो तो ये तो नुकसान है ना यार मेरा, नुकसान पीएनएल को डेबिट करेंगे, अगर पीएनएल नहीं है तो जनरल रिजर्व को डेबिट करेंगे। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है? अब इंस्टीट्यूट बोलता है सर इतने टाइम से हम कहां एक एंट्री में मान रहे थे, हम एप्लीकेशन रिसीव ड्यू करते थे, अलॉटमेंट ड्यू रिसीव करते थे, फर्स्ट कॉल ड्यू रिसीव करते थे, फाइनल कॉल ड्यू रिसीव करते थे, सबके तो दो दो एंट्री पास की हमने, एक एंट्री में हम कैसे मानेंगे? तो हमने कहा ओके सर हम दो एंट्री करके देंगे आपको। इन शॉर्ट नेट एंट्री यही है, देखा जाए तो एंट्री यही है। वो बोलता है सर हमको दो एंट्री चाहिए, हमने कहा ओके, तो हम दो एंट्री कैसे करेंगे, ये डेबिट वाले पोर्शन को पहली एंट्री में डाल देंगे, ये क्रेडिट वाले पोर्शन को सेकेंड एंट्री में डाल देंगे, और दोनों को बीच में एक चीज से कनेक्ट करेंगे जो क्लोज हो जाएगा। मतलब क्या, एक होता है रिडम्पशन ड्यू, पहली एंट्री क्या रहेगी, रिडम्पशन ड्यू की, ड्यू की एंट्री क्या रहेगी, तो डैश पर्सन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, और एक लाइन छोड़ के यहां पे पेमेंट एंट्री। प्लीज बताइए एक नॉर्मल पेमेंट एंट्री में टू बैंक होगा, कहने से एंट्री एक्चुअल में यही चाहिए। तो मैंने क्या किया, डेबिट वाला पोर्शन ऊपर डाल दिया, क्रेडिट वाला पोर्शन नीचे डाल दिया, और फिर बीच में मैंने एक वर्ड डाल दिया जिसको हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। वर्ड क्या डाल दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और यहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वर्ड ऐड कर दिया। तो आइडियली आपके लिए दो एंट्री बन गई, रिडम्पशन ड्यू एंड पे, खत्म, दो एंट्रीज ही है। अमाउंट्स कैसे निकालने वो सिखाऊंगा अभी आपको, लेकिन एंट्री ये दो ही करनी पड़ती है। इज द पॉइंट क्लियर? इंपॉर्टेंट क्या है, जब कैपिटल वर्ड आएगा, जहां भी वर्ड कैपिटल आता है, कैपिटल, वहां पे एक चीज हमेशा याद रखना, द आंसर इज ऑलवेज फेस वैल्यू। जब तक बोला नहीं जाए इक्विटी की फेस वैल्यू 10, प्रेफरेंस की फेस वैल्यू 100, क्या प्रेफरेंस की फेस वैल्यू 50 हो सकती है, द आंसर इज यस। क्या प्रेफरेंस की वैल्यू 200 हो सकती है, द आंसर इज यस। क्या प्रेफरेंस की फेस वैल्यू 10 हो सकती है, द आंसर इज यस। सब कुछ हो सकता है, अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो हम 100 मान के चलेंगे। इज द पॉइंट क्लियर एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए, हम पैसा मिलने की बात करें या पैसा लौटाने की बात कर रहे हैं? लौटाने की बात करें। पैसा आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है, जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू बैंक, राइट, किसको दे रहे हैं, प्रेफरेंस को, तो प्रेफरेंस कैपिटल कम हो रहा है, राइट, तो एंट्री क्या होगी, प्रेफरेंस कैपिटल टू बैंक, नॉर्मल एंट्री। अगर मैं ज्यादा दे रहा हूं तो नुकसान हो रहा है, नुकसान कौन मेरे करेगा, पीएनएल, तो एंट्री होगी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, पीएनएल टू बैंक। फिर मैंने बोला दोनों अलग अलग कर दो, हमने कहा ठीक है सर अलग अलग कर देते हो, तो डेबिट वाला पोर्शन ऊपर चला गया, क्रेडिट वाला पोर्शन नीचे आ गया, और बीच में कनेक्टर आ गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। क्या ये दो एंट्री समझ में आई क्या? सी यू कैन नॉट लर्न द एंट्रीज बिकॉज आने वाले चैप्टर्स में एंट्रीज बहुत सारी है, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द एंट्रीज। एंट्री कर पा रहे हो क्या? सबको समझा ये पॉइंट? अब इसके साथ एक पॉइंट और आता है। पॉइंट क्या आता है? पॉइंट आता है CRR का। पॉइंट क्या आता है? CRR का। वो बोलता है CRR बेटा, वो ये आपका ये नहीं है, इकोनॉमिक्स नहीं है, कैश रिजर्व रेशियो नहीं है, या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR नहीं है। CRR का मतलब होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। व्हाट इज द वर्ड? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो यहां पे एंट्री रहेगी फ्री रिजर्व्स टू CRR। बता रहा हूं बेटा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। चैप्टर का नाम क्या है? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। द वर्ड इज रिडम्पशन, राइट, और क्या प्रेफरेंस कैपिटल का पार्ट है? यस, तो इसको बोलते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये रिजर्व बना के रखना पड़ता है। क्यों बनाना पड़ता है उसका रीजन दूंगा, समझाता हूं, समझ गया तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी रीजन पूछते नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं क्यों ऐसे कर रहा हूं, ठीक है। ऑल्सो ये फ्री रिजर्व टू CRR जो होगा, इसके लिए एक नोट है, और पूरा जो चैप्टर की जान है ना, एंट्री नहीं है, इसका अमाउंट है। जैसे अपना ये था फोरफीचर वाला, फोरफीचर रेशियो ट्रांसफर, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कितना रहेगा उस पर ध्यान रहता था ना, सेम ऐसे ही है। एंट्री हर क्वेश्चन में ये तीन एंट्री है, हर क्वेश्चन में। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जहां पे ये तीन एंट्री नहीं करनी है, एंट्री यही करनी है, ड्यू पे ट्रांसफर, ड्यू पे ट्रांसफर, वही तीन एंट्री करनी है, चैप्टर वहीं खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन सवाल है अमाउंट कितना, तो पूरा जो चैप्टर बनाया गया है वो इसके अमाउंट पे बनाया गया है, ठीक है। अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो रूल क्या बोलता है, एन अमाउंट equal to the face value of shares redeemed must be transferred to CRR out of free reserves, out of free reserves।
मतलब आपको फेस वैल्यू ट्रांसफर करना है। क्या ट्रांसफर करना है? फेस वैल्यू। इन शॉर्ट अगर इजी भाषा में बताऊं तो पहली एंट्री का जो पहला अमाउंट था ना, ये वाला अमाउंट, उतना सीआरआर में ट्रांसफर करना है। अब बच्चे यहां पे कहां उलझते हैं? अगर मैंने आपको बोला प्रेफरेंस था 2 लाख, जिनको मैंने रीपे किया 2,50,000, मैंने उनको ज्यादा दिया। कितना पे किया? 2,50,000 पे किया, ज्यादा पे किया, ठीक है, ज्यादा पे किया। सीआरआर में कितना जाएगा? 2,50,000 नहीं जाएगा, 2 लाख ही जाएगा। द फेस वैल्यू। इज द पॉइंट क्लियर है? बच्चे यहीं पे उलझते हैं, सर 250 दे रहे हैं, 250 ट्रांसफर करो। 250 ट्रांसफर नहीं करना है, ओनली द फेस वैल्यू। इज द पॉइंट क्लियर है? An amount equal to the face value of shares redeemed must be transferred to CRR, right? किसमें से ट्रांसफर करेंगे? आउट ऑफ फ्री रिजर्व। मतलब अगर मैं आपको अभी जर्नल एंट्री घुमाने की बात करूं तो ये यहाँ पे बैलेंस शीट है। आपको याद है बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस नाम से एक चीज होती थी। क्या क्या होता है रिजर्व एंड सरप्लस में, एक बार बताओ तो। पीएनएल होता है, जनरल रिजर्व होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है, सीआर होता है, कैपिटल रिजर्व, राइट? अब एक और रिजर्व आ गया, कौन सा? सीआरआर। फुल फॉर्म बताओ। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। वो सिर्फ इतना बोल रहा है, वो सिर्फ इतना ही बोल रहा है, इसमें से कुछ अमाउंट यहीं कहीं ट्रांसफर कर दो, बस इतना ही बोल रहा है, राइट? और पूरे चैप्टर की जान यही है, सर कितना अमाउंट, कितना अमाउंट। तो आप बोलोगे सर अभी तो आप बोल रहे हो फेस वैल्यू, हाँ, लेकिन वो चेंज होने वाला है। चेंज कैसे होगा वो बताता हूं, ठीक है? इतना समझ में आया? अब किसमें से ट्रांसफर करेंगे प्लीज बताइए? फ्री रिजर्व में से, राइट? ओके। अब आपको मालूम है ना, ऊपर एक शेयर कैपिटल नाम से एक हेड रहेगा। यहां पे क्या क्या आता है? यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल भी आता है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आता है। कैपिटल तो इक्विटी भी आएगा, प्रेफरेंस भी आएगा, राइट? लेट्स से प्रेफरेंस यहां पे 2 लाख है। कितना है प्रेफरेंस? 2 लाख। ध्यान से सुनना, मैंने कहा था इनको आप रीपे करो 20% प्रीमियम पे। तो प्लीज बताइए कितना रीपे करना पड़ेगा? 20% प्रीमियम पे रीपे करो। प्रीमियम पे रिडीम करो या रीपे करो, मतलब क्या? उनको ज्यादा पैसा दो, तो 240 देना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? ओके, मेरा फिर से आपसे सवाल है, सीआरआर में कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा? सीआरआर में 2 लाख ट्रांसफर करना पड़ेगा, राइट? किसमें से ट्रांसफर करना पड़ेगा? पीएनएल और जनरल रिजर्व में से। आपके पास जो अवेलेबल है वो। प्रॉब्लम यहां पर यह आने वाली है कि यहां पे ये 50,000 रहने वाला है और ये 60,000 रहने वाला है, 1,10,000। अब ट्रांसफर तो 2 लाख करना है, बराबर है ये? अब 2 लाख करना है, लेकिन मेरे पास तो है ही नहीं। दिस इज द प्रॉब्लम। अगर ये नहीं है तो फिर अब सीआरआर तो मैं ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगा, पूरा तो है ही नहीं मेरे पास 2 लाख रुपए। तो उससे बचने के लिए एक और मौका दिया गया कि तुमको नहीं करना है ट्रांसफर, नहीं है तुम्हारे पास सीआरआर या तुम्हारी इच्छा नहीं है सीआरआर में, तो हम एक काम करो, तुम प्रेफरेंस रिडीम करते वक्त इक्विटी इश्यू कर लो। मतलब क्या? तुम क्या करो, इनको पैसा दे दो और दूसरों से पैसा तुम इक्विटी के फॉर्म में ले लो। तो कहने से कुछ शेयर्स गए और कुछ शेयर्स वापस भी आ गए। इन शॉर्ट आपका कैपिटल चेंज होने दिया ही नहीं आपने, प्रेफरेंस और कैपिटल में ऊपर नीचे किया आपने। तो अगर वो बोलता है शेयर के बदले शेयर इश्यू करोगे, हम आपको सीआरआर माफ कर देंगे। आई रिपीट, शेयर के बदले शेयर इश्यू करोगे, हम आपको सीआरआर उतना माफ कर देंगे। दिस इज द पॉइंट, राइट? पूरे चैप्टर की जान यही है। तो शेयर के बदले शेयर इश्यू करेंगे, हम आपको माफ कर देंगे। सो द पॉइंट इज समथिंग लाइक दिस, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स रिडीम्ड। ये वाला सेंटेंस लिखना है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स रिडीम्ड माइनस हम आपको सीआरआर से बचने का मौका भी देंगे। अगेन, आप या तो मजबूरी में इश्यू करोगे या अपनी इच्छा से इश्यू करोगे, जैसे भी। अगर आपका मन है कि सर हम प्रेफरेंस को पैसा देंगे, फॉर एग्जांपल, ध्यान से सुनो, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं और ये सब इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है? इनको पैसा देना है, मेरे पास पैसे नहीं है। इनको मैंने वादा किया था 10 साल बाद पैसे दूंगा, 10 साल बाद प्रेफरेंस को पैसे दूंगा, मैंने वादा किया था, लेकिन द प्रॉब्लम इज आई डोंट हैव मनी। मैंने सोचा था 10 साल बाद अरेंजमेंट कर लूंगा, नहीं आया। तो अब एक इंसान ऐसा है जो मुझे पैसा बिना कोई शर्त के देता है, और वो इक्विटी। तो मैं क्या करूंगा, उनको बोलूंगा रुको, तुम ये रुको, मैं इक्विटी से पैसे लेके आता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इक्विटी इशू करूंगा। इक्विटी इशू करने की एंट्री आती है अपने को, एक नॉर्मल इक्विटी इशू करने की एंट्री बोलो जल्दी से। बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर मैं 2 एंट्री में करूं तो बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल। विल दिस वर्क? अब मैं टुकड़ों में पैसा नहीं लूंगा, मैं वन टाइम पैसे ले लूंगा, क्योंकि इनको देना है ना। तो एक नॉर्मल एंट्री, अगर आपकी इच्छा है आप 1 एंट्री में कर सकते हो, इच्छा है तो 2 एंट्री में करो। अगर मैं 1 एंट्री में करूं तो एंट्री क्या रहेगी, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और अगर 2 एंट्री में करें तो बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या नेट एंट्री वही होने वाली है? चलो, अब 2 एंट्री को मैं 1 एंट्री मान के चलता हूं, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मैंने इनसे पैसा ले लिया, राइट? अब ये घर चले गए, मैंने इनको शेयर दिए, पैसे ले लिया। अब इनकी बारी,
हाँ भाई आ जाओ, ड्यू करेंगे तुमको पैसा दे देंगे, क्या ये पॉइंट क्लियर है? लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि मैंने प्रेफरेंस को पैसा भी दिया और इक्विटी से पैसा भी लिया, तो कहने से कुछ शेयर्स इशू भी तो किए हैं मैंने। तो सीआरआर बोलेगा सर उतना माफ कर देते ना, फिर आपको शेयर के बदले शेयर इशू किया ना आपने, एक शेयर को देने के लिए दूसरों से पैसा लिया, शेयर से पैसा लिया, तो शेयर के बदले अगर आप शेयर इशू करोगे इसका मतलब तुम सिर्फ कैपिटल हेराफेरी कर रहे हो, हम उसमें बुरा नहीं मानेंगे, जितना आपने शेयर के बदले शेयर इशू किया उतना माफ कर देंगे। तो हम माइनस करेंगे कितना, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड, जितना भी आपने किया, द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फेस वैल्यू, द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फेस वैल्यू। स्टार्टिंग के जब 2-3 क्वेश्चंस में लूंगा तब आप यही उलझने वाले हो, यहीं पे उलझोगे। सबसे पहला जो सवाल आता है, बच्चे बोलते हैं सर आपने 2 लाख क्यों किया, 240 क्यों नहीं किया? हम 240 ट्रांसफर करेंगे, पहली गलती। मैंने क्लियर बोला था फेस वैल्यू करूंगा, समझ में आ रहा है? फेस वैल्यू मतलब मुझे ट्रांसफर 240 करना ही नहीं था, ट्रांसफर कितना लगाना है, 2 लाख करना था, पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसी क्वेश्चन में मैंने 5000 शेयर इशू किए, एग्जांपल दे रहा हूं मेरी इच्छा से, 5000 शेयर इशू किए एट रुपीज ऑफ ₹10 एट ₹12। एंट्री बता सकते हो, 10 की चीज 12 में इशू किया, 5000 शेयर्स की एंट्री बोलो जल्दी से। मैंने इशू किया बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और एक्स्ट्रा पैसा है तो कहां जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना कितना आएगा, 5000 इंटू 10, 5000 इंटू 2 और 5000 इंटू 12। क्या ये पॉइंट क्लियर है? कितना आएगा, 60, 50 एंड 10। क्या ये एंट्री करना आएगी सबको, राइट? अब मुझे सीआरआर ट्रांसफर करना है, तो सीआरआर मुझे कितना माफ करेगा, 60 माफ करेगा या 50 माफ करेगा? 50। क्यों? फेस वैल्यू, बस इतना ध्यान में रखना है। बच्चे उल्टा ही करते हैं, बच्चे बोलते हैं सर 240 में से 60 आ गए, 180 ट्रांसफर कर दो। इशू प्राइस की बात नहीं हुई है, रिडम्पशन प्राइस की बात नहीं हुई है, बात सिर्फ फेस वैल्यू की चालू है। क्यों? क्योंकि वो रिजर्व का नाम है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, एंड जहां कैपिटल वर्ड आता है ना वहां फेस वैल्यू ही आता है। इज द पॉइंट क्लियर? तो वहां पे सिर्फ फेस वैल्यू पे खेलना है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पूरे चैप्टर की जान सिर्फ इसका अमाउंट है, कितना, ठीक है? पूरे चैप्टर की जान ये अमाउंट है। 3 एंट्री जो मैंने लिखा है ना, वो 3 एंट्री के बाद और कुछ नहीं है, चैप्टर ही खत्म हो जाता है 3 एंट्री में। ड्यू करो, पे करो, ट्रांसफर करो, खत्म। इंपॉर्टेंट है ट्रांसफर कितना, ठीक है? तो यहाँ पे फेस वैल्यू माइनस फेस वैल्यू कितना अमाउंट आएगा, यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा उसको हम बोलते हैं अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू सीआरआर, अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू सीआरआर आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। समझ में आ रहा है? आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। अब ध्यान से सुनना, लेट्स से ये प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स है, ये पूरा सेक्शन जो है ये प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स का सेक्शन है, ठीक है? और मैंने इनको पैसे देने हैं, बट मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैंने क्या किया, डिबेंचर से पैसा मांगा, डिबेंचर होल्डर्स से उनसे पैसा मांगा और इनको दे दिया। कर सकता हूं, डिबेंचर इशू करना मतलब क्या, लोन लेना। तो आप लोग अगर सब डिबेंचर होल्डर्स हो तो मैं आपसे पैसा लूंगा, आपको डिबेंचर्स दूंगा, पैसा आया, पैसा इनको लौटा दिया। लेकिन अब सीआरआर माफ नहीं करेगा, सीआरआर बोलेगा शेयर के बदले शेयर की बात हुई थी सर, तुमने शेयर के बदले डिबेंचर इशू किया, हम सीआरआर माफ नहीं करेंगे, सीआरआर में पूरा 2 लाख ट्रांसफर करना पड़ेगा, बात खत्म। इज द पॉइंट क्लियर? मतलब शेयर के बदले तुमने शेयर इशू किया तो ही माफ करेंगे, नहीं तो माफ नहीं करेंगे, नहीं तो आपको पूरा ट्रांसफर करना पड़ेगा। इज द पॉइंट क्लियर? सबको समझा गया ये पॉइंट? ओके। अब होता है ऐसा है कि एक होता है हम अपनी खुशी से शेयर इशू करना चाहते हैं, और एक होता है मजबूरी में करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। तो मजबूरी वाला क्या पॉइंट है वो आपको बताता हूं। पहले ये 3 एंट्री समझ में आ गई क्या? इज द पॉइंट क्लियर? जल्दी से एक बार एंट्री बता देंगे। पहली एंट्री क्या रहेगी, रिडम्पशन ड्यू की। रिडम्पशन मतलब कैपिटल हम बढ़ाने की बात करें, कैपिटल कम करने की बात करें, कम, हम लोगों को पैसा लौटाने की बात करें, राइट? अगर मैं एक ही एंट्री में सम अप करूं तो एंट्री होनी चाहिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बैंक, राइट? लेकिन अगर मैं ज्यादा दे रहा हूं तो नुकसान हो रहा है, तो नुकसान पीएनएल डेबिट में जाएगा, तो एंट्री क्या रहेगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पीएनएल टू बैंक। क्या पीएनएल की जगह हम फ्री ये जनरल रिजर्व यूज कर सकते हैं? यस। तो मैंने नाम चेंज करके फ्री रिजर्व रख दिया। एग्जाम में गलती से भी फ्री रिजर्व लिखना नहीं, आपको वो रिजर्व का नाम लिखना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा। नाम अगर पीएनएल, अगर बैलेंस शीट में तो पीएनएल यूज करेंगे, अगर जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व यूज करेंगे। यू कैन नॉट राइट द वर्ड फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व का मतलब समझा रहा था मैं आपको, राइट? यू विल नॉट राइट द वर्ड फ्री रिजर्व, यू हैव टू राइट द वर्ड पीएनएल और जनरल रिजर्व। इज द पॉइंट क्लियर एवरीवन, राइट? फिर मैंने बोला सर एक एंट्री में मानेंगे नहीं, हम 2 एंट्री में करेंगे। तो हमने कहा ओके, डेबिट वाला पोर्शन अलग, क्रेडिट वाला पोर्शन अलग, दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ये वर्ड लगा दिया। समझ में आ रहा है? अब एंट्री बताओ क्या रहेगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व्स टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, पेमेंट एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक। इज द पॉइंट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? ये बहुत इजी वाला पॉइंट है बेटा, और ये पूरे 6 अटेम्प्ट में आई गेस 2 बार प्रेफरेंस पे 10-10 मार्क का क्वेश्चन आया है, विच इज वेरी इजी। क्वेश्चन भी अगर आप देखोगे जो मैंने बुक में क्वेश्चन दिए उसका ही कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आया है, और वो बुक से जो क्वेश्चन मैंने उठाया था वो इंटर से उठाया था, पहले वाला सिलेबस से, ठीक है? तो जितने बुक में क्वेश्चन थे लगभग उतने ही क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद कुछ नहीं आता है, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं।
एंट्री समझ में आ गई सबको? ओके, अब मैं एक ड्राइंग के फॉर्मेट में कुछ आपको समझाना चाहूंगा। अगेन जो ये ड्राइंग बना रहा हूँ आपको पूरे कोई रेफरेंस बुक में दिखेगा नहीं, लेकिन ये ड्राइंग सबसे आसान है ये चैप्टर को समझने के लिए, ठीक है? तो प्लीज ध्यान दीजिए ये चैप्टर पे। लेट्स से ये ड्राइंग है, वो होता क्या है पता है क्या? बच्चों को ना समझ नहीं आता सर क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करें, तो स्टार्ट करने का तरीका दे रहा हूँ, ठीक है? स्टार्ट करने का तरीका, मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा और बैलेंस शीट में यहाँ पे इक्विटी भी रहेगा और प्रेफरेंस भी रहेगा, राइट? इस चैप्टर का नाम क्या है? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। तो मैं पहले प्रेफरेंस के पास ही जाऊंगा, मैं पहले प्रेफरेंस के पास ही जाऊंगा और पहले इनको पूछूंगा सर कितना पैसा चाहिए तुमको, कितना पैसा चाहिए वो मुझसे पूछूंगा, राइट? तो हम क्या करेंगे, पहले इनके पास जाएंगे और इनको पूछेंगे कितना पैसा चाहिए। लेट्स से एग्जांपल वो बोलता है सर टू बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम, टू बी रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम, टू बी रिडीम्ड एट 30% प्रीमियम, राइट? ऐसे बोलेगा वो, तो हम उनसे पूछेंगे सर कितना परसेंट प्रीमियम चाहिए वो बता दीजिए, प्लस प्रीमियम जो भी रहेगा, प्लस रिडम्पशन प्रीमियम, ठीक है? मैं पहले ये अमाउंट निकाल लूंगा, पहले ये अमाउंट मैं निकाल लूंगा कि देना कितना है, ठीक है? देना कितना है। उसके बाद मैं बोलूंगा सर मुझे इतना प्रॉफिट भी चाहिए और इतना पैसा भी चाहिए। आई रिपीट, मैं बोलूंगा इतना मुझे प्रॉफिट भी चाहिए और इतना पैसा भी चाहिए, दोनों चाहिए। आप बोलोगे सर दोनों एक ही तो होता है, एक नहीं होता है भाई, पैसा अलग होता है, प्रॉफिट अलग होता है, राइट? अब मुझे बताइए बैंक में पैसा कहां पे रिकॉर्ड होता है? पैसा एसेट में, इसको बोलते हैं पैसा, ये है बैंक। और बैलेंस शीट में प्रॉफिट कहां पे रिकॉर्ड होता है? प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस में। और मैंने कौन से प्रॉफिट्स बोले थे आपको? पीएनएल और जनरल रिजर्व, बराबर? तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले निकालूंगा देना कितना है पैसा, ठीक है? देना कितना है, तो मैं बोलूंगा इतना मुझे प्रॉफिट भी चाहिए और इतना मुझे बैंक बैलेंस भी चाहिए। अगर दोनों में से एक भी कम है तो मेरे लिए प्रॉब्लम है। आई रिपीट, दोनों में से एक भी कम है तो मेरे लिए प्रॉब्लम है। मुझे इतना प्रॉफिट भी चाहिए, इतना पैसा भी चाहिए। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, दोनों में से एक कम है तो प्रॉब्लम क्या है? सी, पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे इनको पैसा देना है, और प्रॉफिट इसलिए चाहिए क्योंकि इनको पैसा देने के बाद मुझे सीआरआर बनाना पड़ेगा। तो मुझे पैसा उनको देना है और प्रॉफिट चाहिए सीआरआर बनाने के लिए, तो दोनों में से एक भी कम है तो प्रॉब्लम आएगा ना, दोनों में से एक भी कम है तो प्रॉब्लम आएगा, राइट? लेकिन ये दोनों में अगर कम है तो एक चीज है दोनों में कॉमन जो मुझे बचा सकती है, और वो है इक्विटी इशू करना। कैसे? अगर मैं इक्विटी इशू करूंगा, इक्विटी कहने से पैसा आएगा, अगर पैसा आ गया दे दूंगा इनको पैसा, कहने से पैसों को बंदोबस्त हो गया। और अगर मान लेते पैसा बहुत है मेरे पास, पैसा नहीं चाहिए, प्रॉफिट नहीं है, तो ठीक है ना, अगर तुम इक्विटी इशू करोगे तो कहने से सीआरआर भी तो माफ करने को रेडी हो गया था तुमको। सीआरआर क्या बोला था, अगर तुम शेयर इशू करोगे मैं माइनस कर दूंगा, नहीं मांगूंगा आपसे सीआरआर का पैसा। समझ में आ रहा है ये? तो अल्टीमेटली एक ही चीज है जिससे मैं दोनों चीजें बचा सकता हूं, और वो है इक्विटी इशू करना। समझ में आ रहा है? तो इस चैप्टर में इक्विटी इशू करना पड़ेगा। प्रेफरेंस को रिडीम करने से पहले क्या करना पड़ेगा? इक्विटी इशू करना पड़ेगा। इक्विटी की एंट्री आती है हमको, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट? इक्विटी इशू करना पड़ेगा। सवाल है कितना, सवाल है कितना, ठीक है? सबसे पहले हम चेक करेंगे अवेलेबल कितना है, लेस अवेलेबल। मैं दोनों जगह लिख देता हूं और इसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे तो चीजें एकदम क्लियर होना शुरू हो जाएगी। फिलहाल आप लिख के रखिए जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है? इस चैप्टर को मैं ऐसे ही एनालाइजेशन सिखाऊंगा आपको, तो प्लीज ध्यान से सुनना। उसके बाद मैं चेक करूंगा मेरा शॉर्टफॉल कितना है, उसके बाद मैं चेक करूंगा मेरा शॉर्टफॉल कितना है। कितना कम बढ़ रहा है, ठीक है? मैं पहले चेक करूंगा इतना ही मुझे प्रॉफिट भी चाहिए, इतना ही मुझे बैंक बैलेंस भी चाहिए, और फिर मैं चेक करूंगा अवेलेबल कितना है। मालूम कैसे पड़ेगा अवेलेबल कितना? बैलेंस शीट चेक करेंगे, बैलेंस शीट में क्या अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर मान लेते हैं इनको 2 लाख चाहिए थे, प्रेफरेंस कितना लिखा मैंने? 2 लाख, और वो बोल रहा है सर हमको प्रीमियम नहीं चाहिए, हमको 2 लाख ही चाहिए। कितना चाहिए? 2 लाख रुपए ही चाहिए। तो मैं बोलूंगा प्रॉफिट भी 2 लाख चाहिए, बैंक बैलेंस भी 2 लाख चाहिए, ठीक है? अगर मान लेते हैं ये दोनों मिला के 3 है, प्लीज बताइए क्या मेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल है? तो प्रॉफिट वाला रोल नहीं आएगा यहाँ पे। भाई अवेलेबल है मेरे पास, कोई झंझट नहीं है प्रॉफिट का, जितना बोलो उतना है। 2 लाख ट्रांसफर कर दूंगा, ट्रांसफर है मेरे पास, राइट? बट प्रॉब्लम था मेरे पास ये 1.2 है। प्रॉब्लम किसकी? अभी प्रॉफिट की कमी है या बैंक की कमी है? बैंक। तो वो बैंक कंडीशन हो जाएगा, मतलब मैं इसकी तरफ झुक जाऊंगा। समझ में आ रहा है? मतलब मुझे उसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। पैसे कम है, प्रॉफिट बहुत है, पैसे नहीं है, तो पैसे को बंदोबस्त करना पड़ेगा, राइट? ओके। दूसरा, अगर मान लेते हैं ये 3 है और ये 1.2 है,
तो कहने से पैसा बहुत है, क्या नहीं है, प्रॉफिट नहीं है। कितना प्रॉफिट चाहिए था अपने को, 2, तुम्हारे पास कितना अवेलेबल है, 1.2, शॉर्टफॉल कितना है, 0.8। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? बस अपने को ये करना है, यहां तक पहुंच जाओगे कि आप लोग? चलिए आगे बढ़ना है। तो बेसिकली मैं सबसे पहले पूछता हूं कि तुम्हारे पास, तुमको चाहिए कितना? तो वो ये बोलेगा सर प्रेफरेंस बोल रहा है इतना इतना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, उनको कितना चाहिए बता दो। उतना ही मुझे प्रॉफिट भी चाहिए, उतना ही मुझे बैंक बैलेंस भी चाहिए। फिर मैं चेक करता हूं मेरे पास अवेलेबल कितना है, और फिर चेक करूंगा शॉर्टफॉल कितना है। शॉर्टफॉल नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। शॉर्टफॉल है तो मजबूरी है, शॉर्टफॉल है तो मजबूरी है, राइट? अगर मजबूरी है तो यहां पे इससे बचने के लिए, इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्विटी इशू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इक्विटी इशू करना पड़ेगा, राइट? तो इक्विटी कितना कितना इशू करेंगे? तो आंसर है मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। फॉर्मूला है शॉर्टफॉल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। क्या फॉर्मूला है, शॉर्टफॉल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। और यहां पे फॉर्मूला है शॉर्टफॉल डिवाइड बाय इशू प्राइस। बस चैप्टर में यही फॉर्मूला है, चैप्टर में इकलौता यही फॉर्मूला है। सबसे बड़ा सवाल, सर फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 10 रुपए का शेयर आपको 12 रुपीज में दे रहा हूं। व्हाट इज द फेस वैल्यू, 10। व्हाट इज द इशू प्राइस, 12, राइट? सबसे बड़ा सवाल ये आता है सर हम नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए डिवाइड बाय 10 करेंगे या डिवाइड बाय 12 करेंगे? तो रूल बहुत सिंपल है, मैं पूछूंगा भाई कमी किस चीज की है वो बता, प्रॉफिट की है या बैंक बैलेंस की है? अगर बैंक बैलेंस है तो डिवाइड बाई 12 कर, और अगर प्रॉफिट की कमी है तो डिवाइड बाई 10 कर। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? वो जब क्वेश्चन समझाऊंगा तो उसमें समझाता हूं ऐसा क्यों, ठीक है? लिख के रखिए प्लीज। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जो फॉर्मेट मैंने सिखाया है ये इस चैप्टर को सीखने का सबसे बेस्ट फॉर्मेट है, ठीक है? बेस्ट फॉर्मेट है ये, कहीं पर भी कोई भी बुक में प्रेजेंट नहीं किया हुआ है। नॉर्मली जब सॉल्यूशन देते हैं वो अपनी मर्जी से कभी फेस वैल्यू से डिवाइड करके देते हैं, कभी इशू प्राइस से। बच्चे उसमें उलझे रहते हैं, सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा? तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे मालूम पड़ेगा। आप चेक करना किस चीज की कमी है, ठीक है? किस चीज की कमी है, बस इतना ध्यान में रखना है। जल्दी बताइए, फेस वैल्यू कौन सी कंडीशन में, प्रॉफिट या बैंक? फेस वैल्यू प्रॉफिट, और इशू प्राइस बैंक, बस इतना ध्यान में रखना है। और इनफैक्ट जब आप अगले चैप्टर पे भी आओगे, जब भी आपको नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने रहते हैं, आप हमेशा इशू प्राइस से डिवाइड करते हो ईच एंड एवरी टाइम। सिर्फ एक बार ऐसा है, एक बार जब आप फेस वैल्यू से डिवाइड करते हो, और वो है प्रॉफिट कंडीशन, वो है प्रॉफिट कंडीशन। और एल्स अगर वो आपको बोलेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ इक्विटी टू बी इशूड, या फिर अगर मान लेते हैं मैंने मशीनरी खरीदा, मशीनरी के बदले इक्विटी शेयर्स दे दिया, तो आंसर कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। मतलब डिवाइड बाय इशू प्राइस ही होता है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है, डिवाइड बाय इशू प्राइस ही करना पड़ेगा। एक ही कंडीशन है जहां पे मुझे फेस वैल्यू से डिवाइड करना पड़ता है, और वो है प्रॉफिट कंडीशन। इज द पॉइंट क्लियर? बाकी पूरे कंपनी अकाउंट्स में, नॉट ओनली फॉर दिस चैप्टर बट फॉर एवरी चैप्टर इट इज ऑलवेज, तुमको नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, मैं डिवाइड बाय इशू प्राइस करूंगा। समझ में आ रहा है? सिर्फ एक ही बार है जो फेस वैल्यू से डिवाइड करूंगा, और वो है प्रॉफिट कंडीशन। इज द पॉइंट क्लियर? चलिए अब एक क्वेश्चन में मैं आपको पूरा कंसेप्ट बिल्डअप करता हूं। आइए क्वेश्चन लिखेंगे मेरे साथ, एक टी बनाएंगे आप लोग, एक टी बनाएंगे मेरे साथ, पूरी बैलेंस शीट बना लेना। This is the balance sheet. Equity share capital, 9% preference share capital, रिजर्व एंड सरप्लस में आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम, पीएनएल, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। यहां पे आपके पास बैंक बैलेंस है, और यहां आपके पास अदर एसेट्स हैं। इक्विटी है 5 लाख, प्रेफरेंस है 2 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम है 40,000, पीएनएल है 50,000,
जनरल रिजर्व है 2 लाख, कैपिटल रिजर्व है 30,000, बैंक बैलेंस है 1,50,000, और बाकी जो भी बैलेंसिंग फिगर है करंट अदर एसेट्स ले लो। प्लीज बताइए अदर एसेट्स कितने आ रहे हैं। प्लीज टेल मी कितना आ रहा है। 6 लाख, 8,70,000। प्लीज कंफर्म 870 आ रहा है क्या? आ रहा है 870? ओके, आगे क्वेश्चन लिखते हैं। एक काम करो, इसी क्वेश्चन में सिखा रहा हूँ ना, वो 1 हटा दो वहां से, बैंक का 1 हटा दो, सिर्फ 50,000 कर लो, और यहाँ पे एक और एसेट ऐड कर दो, इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स है 90,000, और ब्रैकेट में लिखो फेस वैल्यू 1 लाख। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? फेस वैल्यू 1 लाख रुपीज। ठीक है, प्लीज ध्यान देना, मैं इसी बैलेंस शीट को अपडेट करता रहूंगा अलग अलग सिखाने के लिए। कंसेप्ट पूरे आज सिखा दूंगा, क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। कंसेप्ट पूरे आज सिखाऊंगा, ठीक है? तो प्लीज ध्यान से सुनना अच्छे से। कितना? 880 कम हो जाएगा वो। अच्छा ठीक ठीक है, मैंने वो ध्यान नहीं दिया, 150 कम किया मैंने, 880। ठीक, मेरा वो क्वेश्चन पर ध्यान रहता ही नहीं है। मेरा ध्यान 3 चीजों पर रहता है। किस पे मैं बताता हूँ आपको। यस, बैलेंस शीट लिखा सबने? आगे प्रेफरेंस आर टू बी रिडीम्ड at 20% प्रीमियम। कितना पैसा देना है ऊपर? प्रेफरेंस कितना है चेक कर लो ऊपर, 2 लाख। उनको देते समय कितना पैसा का वादा किया है मैंने? 2,40,000। 20% ज्यादा दूंगा, कितना पैसा देना पड़ेगा? 2,40,000। इज द पॉइंट क्लियर? 2,40,000। आगे बढ़ता। फॉर दिस पर्पस all the investments was sold at 95%. All the investments was sold at 95%. आगे also sufficient numbers of equity shares are to be issued at a premium of 25%. Sufficient number of equity shares are to be issued at premium of 25% for redemption of preference. For redemption of preference. For redemption of preference. Sufficient number. ठीक है? ओके, अब मैं आपको पहले इस चैप्टर का ऑर्डर लिखा देता हूं। ठीक है, ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे, सेकंड इक्विटी इश्यू करेंगे, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंट्री आपको मालूम है, हमने जो अभी किया था। बोलो। यस, यहां पे रिडम्पशन ड्यू करेंगे, पेमेंट करेंगे और ट्रांसफर करेंगे।
पूरे चैप्टर में ये 5 ही एंट्रीज आती है, 6th एंट्री बनी नहीं है इस चैप्टर के लिए, 5 एंट्रीज चैप्टर खत्म, ठीक है। अगेन पूरे चैप्टर की जान है ये 5th एंट्री का अमाउंट, बस इतना ही पूछते हैं इस चैप्टर में, 5 एंट्रीज 5th एंट्री का अमाउंट, दिस इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसके लिए आपको 10 मार्क दिए जाते हैं स्टार्टिंग में। जब तक आप 2-3 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो तब तक आपको ये सब हवा में रहता है, बाउंसरी लगता है। और जब आपकी माइंड ये ग्रिप बैठ जाती है कि हाँ अब क्या फ्लो जा रहा है, बैठता है, तो आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इजी है कंपेरेटिव टू द अदर चैप्टर्स, दिस इज वेरी इजी, ठीक है। चलो लिखा सबने क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर को स्टार्ट कहां से करेंगे, क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करना, सबसे बड़ा चैलेंज बच्चों के लिए कि सर फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बेचना। चलो इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री बोलो। पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट जा रहा है, राइट, तो बैंक टू इन्वेस्टमेंट, राइट। तो कितने में बेच रहे हैं आप? 95%। कैन यू प्लीज टेल मी 95% ऑफ व्हाट? ऑफ फेस वैल्यू। जब तक परसेंटेज आएगा, परसेंटेज ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू। तो 1 लाख का 95% कितना होता है? 95। तो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? कैसे प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? खरीदा कितने में था? 90। ये नहीं बोलना सर 1 लाख की 95 में गए तो 5,000 लॉस हो गया, नॉर्मली बच्चे यही बोलते हैं। मैं फेस वैल्यू उससे कंपेयर नहीं करता हूँ, ये इसको बोलते हैं बुक वैल्यू, या फिर मैंने कितने में लिया था, मैंने लिया था 90 में, बेच रहा हूँ 95 में, फायदा हुआ नहीं है? समझ में आ रहा है? फायदा हुआ, अल्टीमेटली 5,000 का फायदा हुआ। तो सबसे पहले वो एंट्री करेंगे। आइए फर्स्ट जनरल एंट्री करते हैं। पहली एंट्री रहेगी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट बेचना जरूरी था क्या? अगर वो नहीं बोलता तो ऑब्वियसली मैं सेल नहीं करता, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको रिडम्पशन करना है। रिडम्पशन का मतलब होता है पैसे लौटाना है, तो पैसे लाऊं कहां से? इन्वेस्टमेंट बेच के। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली ऐसा हो सकता है ना कि वो याद है ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रेगुलर क्वेश्चन होते हैं, तो होता क्या है, मुझे मालूम है 10 साल बाद पैसा लौटाना ही है, तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा पैसा सेव कर रहा था, तो वो बेचूंगा इन्वेस्टमेंट, वो पैसा आएगा फिर इनको दूंगा। बट प्रॉब्लम ये पैसा पूरा हुआ ही नहीं। सोचा था थोड़ा ज्यादा सेव करूंगा, लेकिन सेविंग हो नहीं पाई उतनी। सोचते हैं बहुत कुछ है, कर नहीं पाते ना। AIR 1 सोचते हैं हम, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, राइट। तो यहाँ पे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट जा रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। प्लीज बताइए एंट्री क्या रहेगी? बैंक टू इन्वेस्टमेंट, बराबर। फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा हुआ तो टू P&L विच इज नथिंग बट प्रॉफिट, राइट, टू P&L विच इज प्रॉफिट। पैसा कितना आ रहा है? 95। इन्वेस्टमेंट कितने का था? 90। कहने से 5 का फायदा हुआ। ये 95 कैसे है, सबको समझ में आया क्या? उसने बोला सोल्ड एट 95%। सोल्ड एट 95% का मतलब होता है ऑन द फेस वैल्यू, तो 95% ऑफ द फेस वैल्यू। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? 95% ऑफ द फेस वैल्यू। तो 1 लाख का 95% होता है 95,000, लेकिन मैंने खरीदा था 90,000 में, तो 5,000 का फायदा हुआ। अब ये करने के बाद वापस बैलेंस शीट में जाना और बैलेंस शीट को अपडेट करना। आई रिपीट, बैलेंस शीट को अपडेट करना। प्लीज बताइए बेचने के बाद क्या क्या चेंज हो गया? चेंज ऐसा हुआ कि इन्वेस्टमेंट को मैंने बोला तू बाहर चला जा, राइट। क्या पैसा आया? पैसा 95 आया, राइट। तो पहले 50 था प्लस 95 कितना हो गया अभी? 1,45,000। कहने से बैंक बैलेंस 145 हो गया और प्रॉफिट 5,000 बढ़ गया। प्रॉफिट बढ़ा ना, तो P&L 50 की जगह कितना हो गया? 55 हो गया। इज द पॉइंट क्लियर है? तो पहली एंट्री बेच क्या बेटा? 95,000 आया, 95 प्लस 450 कितना होगा? नहीं, क्या हिसाब से सोचा मेरे को थोड़ा समझाओ, मेरे को कैलकुलेशन नहीं समझ में आता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैग्नेट के बीच में थोड़ा सेपरेट 50,000, ठीक है। ध्यान दो, पहले P&L 50 था, 5 एक्स्ट्रा आया, 55 हो गया। मैंने 95 में बेचा तो 95 आया प्लस 50,000 पहले से था, 95 प्लस 50 145 हो गया। और इन्वेस्टमेंट को मैंने बोल दिया 0, राइट। अब मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। प्लीज बताइए चैप्टर कौन सा है? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। तो मैं पहले इनके पास जाऊंगा, ये प्रेफरेंस के पास जाऊंगा और प्रेफरेंस को बोलूंगा हाँ भाई कितना पैसा चाहिए बता। तो पहले इससे पूछो इसको कितना पैसा चाहिए, नीचे दिया है उसने, फर्स्ट सेंटेंस वही दिया है, प्रेफरेंस आर टू बी रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम। तो मैं इसको एरो को बाहर लेके गया कि भाई मुझे मालूम पड़ गया कि कितना पैसा चाहिए तुझे। प्लीज बताइए कितना चाहिए था? प्लस 20% प्रीमियम, तो कितना आएगा? 2,40,000। कहने से मुझे 2,40,000 की जरूरत है, मुझे कितना चाहिए? 2,40,000 की जरूरत है, ठीक है। अब
इतना मुझे प्रॉफिट भी चाहिए और इतना मुझे कैश बैलेंस भी चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? इतना मुझे प्रॉफिट भी चाहिए, प्रॉफिट कितना चाहिए 2,40,000 और इतना मुझे कैश भी चाहिए, बैंक बैलेंस भी चाहिए 240। कैन आई से दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर मी? प्रॉफिट रिक्वायर्ड एंड बैंक बैलेंस रिक्वायर्ड। 240 चाहिए, दोनों में से कोई भी कम है वो प्रॉब्लम खड़ी करेगा मेरे लिए। अगर पूरा है तो प्रॉब्लम नहीं है, कम है तो प्रॉब्लम है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? राइट। अब चेक करो आपके पास अवेलेबल क्या क्या है, प्लीज चेक करो आपके पास अवेलेबल क्या क्या है। तो कहने से पीएनएल और जनरल रिजर्व है, चेक करो पीएनएल और जनरल रिजर्व मिला के कितना हो रहा है 250 है। मुझे कितनी की जरूरत है 2 लाख, 2,40,000 की जरूरत है। कहने से फुल्ली अवेलेबल है, मैंने इसको कट कर दिया, मैंने कहा ये जरूरत ही नहीं है। फिर प्रॉफिट बहुत है मेरे पास, प्रॉफिट कमी नहीं है मेरे पास, प्रॉफिट बहुत है मेरे पास। समझ में आ रहा है? आई डोंट हैव द प्रॉफिट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम बैंक का है। प्लीज चेक करो ये अवेलेबल कितना है आपके पास, ये अवेलेबल कितना है 1,45,000 का है। कितना शॉर्टफॉल आ रहा है प्लीज बताइए? 95 का शॉर्टफॉल आ रहा है। समझ में आ रहा है? 95 का शॉर्टफॉल आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास 50,000 पहले से थे, इन्वेस्टमेंट में बेच चुका हूं, तो अब मेरे पास 145 आ गए, इनको देना है 240। कहां से लाऊं पैसा? तो एक इंसान है जो मेरे को बिना बोले, मतलब बिना कुछ पूछे पैसे दे देता है, और वो है इक्विटी। तो मैंने इक्विटी इशू किया। समझ में आ रहा है? इक्विटी इशू किया। सवाल है कितने की? मुझे ज्यादा नहीं करना है, मेरे को सिर्फ 95 पूरा हो जाए उतना 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 चाहिए। बराबर। तो यहां पे प्लीज बताइए, इज दिस अ प्रॉफिट कंडीशन और इज दिस अ बैंक कंडीशन? बैंक कंडीशन। बैंक कंडीशन फॉर्मूला कैसे किया था मैंने? शॉर्टफॉल डिवाइड बाय इशू प्राइस। अब सवाल ये है इक्विटी कितने में इशू कर रहे हो आप? तो चेक करो इक्विटी कितने में इशू कर रहे हो आप? एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। मतलब कहने से 10 रुपए का शेयर में 12.5 में इशू कर रहा हूं। 10 रुपए का शेयर में कितने में इशू कर रहा हूं? 12.5 में। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर यहां 20% था, यहां 25। पहले कंसेप्ट तो समझो, ऊपर प्रेफरेंस की बात चालू थी, अभी इक्विटी की बात चालू है। समझ में आ रहा है? तो मैं इक्विटी से पूछूंगा, हाँ भाई कितने में इशू करना है? 25% प्रीमियम में। समझ में आया? तो हम ऊपर जाएंगे यहां पे और नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला देखेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड का फॉर्मूला प्लीज बताइए, फॉर्मूला क्या था? शॉर्टफॉल डिवाइड बाय इशू प्राइस। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है कि फॉर्मूले में फेस वैल्यू है या इशू प्राइस है? तो आंसर है इशू प्राइस है। इशू प्राइस क्यों लिया? क्योंकि बैंक कंडीशन था। अगर प्रॉफिट कंडीशन होता ना तो भले ही आप 12.5 में करो, लेकिन मैं डिवाइड 10 से करूंगा भाई। क्यों? फेस वैल्यू से। इज द पॉइंट क्लियर? जल्दी बताएंगे इसका आंसर कितना आ रहा है? 95,000 डिवाइड बाय 12.5 कितना आ रहा है? 7,600 शेयर्स आप इशू करोगे। इज द पॉइंट क्लियर? ये हो गया पहला पॉइंट, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सीआरआर, आखिरी अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा। प्लीज बताइए सीआरआर का फॉर्मूला क्या सिखाया था मैंने? फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इन। पहले तो मुझे इसमें से बताइए 240 या 2 लाख, कितना ट्रांसफर करने वाले थे हम? 240 या 2 लाख? 2 लाख फेस वैल्यू, राइट? तो 2 लाख या 240? 2 लाख। इसमें से बचने का मौका दे रहा है वो। कितना बचने का मौका देगा? जितने तुम शेयर इश्यू करोगे उसकी फेस वैल्यू माफ करेगा वो। भले आप 10 की चीज 12 में, 15 में, 20 में, 25 में, 100 में इशू करो, वो 10 रुपए माफ करेगा आपको। समझ में आ रहा है? फेस वैल्यू के बदले फेस वैल्यू माफ करेगा। प्लीज बताइए हमने इस क्वेश्चन में कितने शेयर इशू किए हैं? 7,600। तो 7,600 की फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपए के हिसाब से? 76,000। वो 2 लाख में से 76 माफ कर देगा, बोलेगा बाकी का ट्रांसफर करके दो। दैट इज इंपॉर्टेंट। इज द पॉइंट क्लियर एवरीवन? तो ये सीआरआर का अमाउंट निकालना, यही सबसे खास बात थी। तो आंसर क्या रहेगा यहां पे प्लीज बताइए? फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स रिडीम्ड माइनस फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड। फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स रिडीम्ड। प्लीज बताइए रिडीम की फेस वैल्यू कितनी थी? 2 लाख। और जो आप इश्यू कर रहे हो अभी उसकी फेस वैल्यू कितनी है? तो 7,600 इंटू 10। ये नहीं बोलना सर ऊपर तो 12.5 में था, वो नंबर ऑफ शेयर्स थे। अभी सीआरआर की बात चालू है, सीआरआर फेस वैल्यू पे ही चलता है। समझ में आया? तो कितना माफ करेगा वो आपको? 76,000 माफ कर देगा। प्लीज बताइए बचा कितना? 1,24,000। तो इसको बोलते हैं अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू सीआरआर। जल्दी बताइए व्हाई डिड यू डिवाइड बाय इशू प्राइस, व्हाई नॉट फेस वैल्यू? क्योंकि बैंक कंडीशन थी। समझ में आ रहा है? अब ये जो बैंक कंडीशन प्रॉफिट कंडीशन है ना, ये मैंने आपके माइंड में फिट किया है। ऐसा किसको बोलना नहीं चाहते कि रिडेम्पशन में 2 कंडीशन होती है, एक बैंक कंडीशन एक प्रॉफिट कंडीशन। ऐसा बुक में कहीं नहीं है। ये एनालाइज करने के लिए बताया मैंने आपको कि फॉर्मूला कैसे डिसाइड होता है।
कि वाई टू डिवाइड बाय फेस वैल्यू एंड वाई टू डिवाइड बाय इशू प्राइस, ये मैंने आपके माइंड में एक फिट कर दिया है। समझ में आया? अब दूसरी बात सुनो, अगर अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया ही नहीं होता, वो ऐसे ही रैंडम अमाउंट दे रहा है कि प्रेफरेंस 2 लाख रुपए रिडीम करना है, ठीक है, और वो बैंक के बारे में बोल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब पैसा बहुत है, बहुत पैसा है। पैसा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट की कमी है। अगर वो प्रॉफिट के बारे में बात ही नहीं कर रहा है, राइट, प्रॉफिट के बारे में, तो बैंक का प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है? तो जिस चीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं वो बहुत है मेरे पास, टेंशन नहीं है उसका। समझ में आ रहा है? जिस चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं प्रॉब्लम उसका था, इसलिए तो उस पर बात कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? तो अगर बैलेंस शीट पूरी नहीं है आपके पास, तो आपको समझना पड़ेगा कि इन दोनों में से कोई एक कंडीशन की वो बात कर रहे हैं, तो जिसके बारे में फोकस करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला ₹2 लाख प्रेफरेंस आर टू बी रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम, राइट, द बैंक बैलेंस वाज 50,000, इसका मतलब पैसों की प्रॉब्लम है, इसलिए बैंक की बात कर रहा है। समझ में आ रहा है? अगर वो बोलता है ₹2 लाख प्रेफरेंस इज टू बी रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम, द P&L अवेलेबल इज 40,000, इसका मतलब वो प्रॉफिट की बात कर रहा है, पैसा बहुत है उसके पास। समझ में आ रहा है? तो जिसके बारे में बात करूंगा शॉर्टफॉल उसका ही है। इज द पॉइंट क्लियर? बैलेंस शीट दिया तो बहुत अच्छी बात है, पूरा दोनों आपके सामने पिक्चर है, लेकिन वो बैलेंस शीट नहीं देगा अगर, तो हमको समझना पड़ेगा कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। तो जिसके बारे में बात कर रहा है वही शॉर्टफॉल है, दूसरे के बारे में बात नहीं किया, दूसरा बहुत है वही मेरे पास। अगर वो प्रॉफिट की बात करेगा, बैंक बैलेंस की बात नहीं कर रहा, बैंक बैलेंस बहुत है मेरे पास, बैंक में मतलब बहुत पैसा है, प्रॉफिट की कमी है। इज द पॉइंट क्लियर? तो यहाँ पे बैंक एंड प्रॉफिट आर टू सेपरेट सिनेरियोस। इज द पॉइंट क्लियर? अब बात करते हैं जर्नल एंट्रीज की। अगर आप देखोगे ना, पूरे चैप्टर की जान यही है जो अभी सिखाया है, पूरे चैप्टर की जान ये है। अब जर्नल एंट्री की बात करते हैं। प्लीज बताइए कि हमने फर्स्ट जर्नल एंट्री ऑलरेडी कर लिया, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। आइए सेकंड एंट्री करते हैं। सेकंड एंट्री क्या थी जल्दी बताइए? इशू ऑफ इक्विटी। क्या आपको इक्विटी इशू करने की एंट्री आती है क्या? अब इंस्टीट्यूट कभी कभार इसको 2 एंट्री में देता है, कभी कभार 1 एंट्री में, आप 1 एंट्री में खत्म कर देना। बैंक टू कैपिटल, राइट। तो जल्दी बताइए इक्विटी इशू करने की एंट्री क्या रहती है? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और कितने शेयर्स थे वो तो हम निकाल के है ना अभी, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, राइट। कितने शेयर इशू करेंगे? 7,600 इंटू 12.5, 7,600 इंटू 10 एंड 7,600 इंटू 2.5। क्लियर? कितना कितना आ रहा है? 95,000, 76,000 एंड 19,000, राइट। समझ में आया? मुझे पैसों की प्रॉब्लम थी, पैसों को बंदोबस्त मैंने इन्वेस्टमेंट बेच के और इक्विटी इशू करके मैंने पैसों को बंदोबस्त पूरा कर लिया, राइट। अब बुलाऊंगा, आओ भाई प्रेफरेंस, हो गया मेरा बंदोबस्त पूरा, बुलाओ प्रेफरेंस को, तो प्रेफरेंस को अमाउंट ड्यू करेंगे, राइट। जल्दी बताइए रिडम्पशन ड्यू की एंट्री मैंने क्या सिखाया आपको? अगर याद नहीं आया तो ऐसे समझना, रिडम्पशन ड्यू का मतलब होता है पैसा वापस लौटाना। पैसा लौटाने मतलब पैसा बाहर जा रहा है, कैपिटल कम हो रहा है, कैपिटल हैज क्रेडिट बैलेंस, कम करने के लिए डेबिट बैलेंस, राइट। तो यहाँ पे कितना परसेंट है? 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 9% है, 9% करो, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक लाइन छोड़ के टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्लीज बताइए कैपिटल आपके बुक्स में कितना है? 2 लाख, लेकिन देते समय तो आपने वादा किया था 240 का, तो क्या 40 का लॉस हुआ आपका? क्या 40,000 का लॉस हुआ, राइट। ये लॉस कौन बेयर करता है? फ्री रिजर्व। लेकिन फ्री रिजर्व में आपके पास कौन सा अवेलेबल है? पहले जाके चेक तो करो कौन सा अवेलेबल है, पीएनएल है या जर्नल रिजर्व है। तो मैं बोलूंगा मेरे पास तो दोनों ही है, पीएनएल भी 55 है, जर्नल रिजर्व भी 2 लाख है। आपकी जो इच्छा वो, कोई बुरा नहीं मानेगा कि सर आपने क्यों पीएनएल यूज किया, कोई क्यों जर्नल रिजर्व यूज किया, जो इच्छा है वो, तो मैं पीएनएल यूज कर रहा हूँ। अगर आपको मन होगा नहीं सर मेरे को जर्नल रिजर्व यूज करना है, तो करो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे मार्क्स देंगे। फ्री रिजर्व में हम दोनों का नाम लेंगे। समझ में आ रहा है? तो बस इतना है कि फ्री रिजर्व लिखना नहीं, जो आप यूज कर रहे हो उस रिजर्व का नाम लिखो। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता था कि ये जो अमाउंट है दोनों में, एक में 30 है एक में 10 है, या एक में 30 है एक में 20 है, तो फिर आप दोनों यूज करोगे, जो आपको जो यूज करना है वो यूज करो। समझ में आ रहा है? जो यूज कर रहे हो उसका नाम लिखना पड़ेगा आपको। तो अभी आप क्या यूज कर रहे हो? पीएनएल, तो हमने पीएनएल यूज किया, कितना? 40। अब पेमेंट कर दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक, आपको समझ में आ रहा है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अकाउंट क्लोज हो गया, तो बेसिकली वही करना है ना मुझे, राइट। कितना पैसा देंगे? 240। एक्चुअल में एक ही एंट्री में हो जा रहा था काम, लेकिन इंस्टीट्यूट मानते नहीं है, इंस्टीट्यूट बोल दिया सर हमको तो 2 एंट्री चाहिए, तो हमने उनको 2 एंट्री करके दी। एक्चुअल में तो टू बैंक करके खत्म कर देता वहीं पर, राइट। सबको समझा यहां तक? बट यहां खत्म नहीं हुआ। पूरे क्वेश्चन में सीआरआर का नाम ही नहीं था, लेकिन सीआरआर बनाना तो पड़ेगा, ये तो क्वेश्चन की जान है, राइट। तो 5th पॉइंट, ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफर एंट्री में सीआरआर में ट्रांसफर कितना करना है, तो इसका वर्किंग नोट में ऑलरेडी बना चुका हूं। कितना ट्रांसफर करेंगे? ऊपर वर्किंग नोट ऑलरेडी हो चुका है, कितना? 124। पूरे चैप्टर की जान यही अमाउंट तो है, कितना? 1,24,000। सवाल है किस में से? पीएनएल है क्या अपने पास? नहीं है, तो किस में से यूज करेंगे? जनरल रिजर्व में से। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट?
क्या ये पॉइंट समझ में आया? तो सीआरआर में ट्रांसफर कितना होगा उस पे ही ये पूरा क्वेश्चन था। सीआरआर में आएगा 1,24,000। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बताइए, बैंक कंडीशन थी या प्रॉफिट कंडीशन थी? बैंक कंडीशन थी, इसलिए फॉर्मूला क्या बन गया? शॉर्टफॉल डिवाइड बाय इशू प्राइस, जितना शॉर्ट है उतना। समझा सबको ये? पक्का? चलिए अब हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा स्विच करके प्रॉफिट पे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? क्या हो गया? आपको लगा मैं छोड़ दूंगा? पॉसिबल नहीं है। क्या हुआ बेटा? हाँ बेटा, हाँ बेटा, 3 क्वेश्चन के बाद स्टॉप करूंगा। अपने आप को क्या? हाँ तो लॉ में मुझे टाइम पे मिला कि वापस लेक्चर नहीं मिला, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? ओके ध्यान दो, मेरा जब कंसेप्ट पूरा हो जाएगा मैं छोड़ दूंगा बेटा। आधे कंसेप्ट में तो छोड़ूंगा ही नहीं मैं। क्वेश्चन फिर से लिखो, अमाउंट चेंज करूंगा बेटा मैं। बेटा आप लोगों को भी अलग बिठाऊं? बातें बहुत बढ़ गई आप तीनों की। चलिए सो यहां पे इक्विटी है, प्रेफरेंस है, सिक्योरिटीज प्रीमियम 30,000, पीएनएल 40,000, जनरल रिजर्व 50,000 और कैपिटल रिजर्व 10,000। बैंक बैलेंस 1,80,000 है। चेक करो अदर एसेट्स कितना आ रहा है। यस, इज इट 560? बेटा पैसों की कमी हो या प्रॉपर्टी की कमी हो, दोनों का एक ही सॉल्यूशन है, इक्विटी इशू करना। प्रॉपर्टी की कमी है तो सीआरआर का प्रॉब्लम आ रहा है, सीआरआर माफ करेगा इक्विटी इशू करके। पैसों की कमी है, इक्विटी शेयरहोल्डर्स पैसा देंगे, वो प्रेफरेंस को दे देना। मतलब दोनों का सॉल्यूशन एक ही है, इक्विटी इशू करना। ठीक है, सवाल यहाँ पे यही आता है कि इक्विटी कितना इशू करना है। लिखा सबने ये? अर्पित आगे आ जाओ बेटा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आप थर्ड बेंच पे, फर्स्ट बेंच पे आओ। आ जाओ आ जाओ। यस डन। ऊपर से क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करो पूरा, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था यही क्वेश्चन मैं वापस कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। उसके अंदर मैं परसेंटेज चेंज कर रहा हूँ सिर्फ। I'm just changing the percentages. Preference have to be redeemed at 20% premium. For this purpose, the investments are sold at 110%. बस इतना ही चेंज किया मैंने। The investments are sold at 110%. The investments are sold at 110%. बेटा
है मैं डायरेक्ट बुक के क्वेश्चंस करा सकता हूँ, बुक में बैलेंस शीट बना के दिया है मैंने, नीचे क्वेश्चन भी लिखा के दिया है, बट प्रॉब्लम है जब तक आप खुद से लिखते नहीं हो तब तक आपकी नज़र जाती नहीं है उसके ऊपर। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है। चेक, इन्वेस्टमेंट के लिए सेंटेंस क्या है प्लीज बताइए। सोल्ड एट व्हाट, 110%, 110% ऑफ व्हाट, ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 2,80,000 नहीं बेटा, वो रुपीज का सिंबल है, 80,000 है, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, 2,80,000 की चीज मुझे 90 में मिलेगी क्या? 80 की चीज 90 में या 1,00,000 की चीज 90 में समझ में आता है, 280 की चीज 90 में, ठीक है। तो प्लीज बताइए 110% ऑफ व्हाट, ऑफ 80,000, दैट इज फेस वैल्यू 88, मतलब मैंने बेचा 88 में, खरीदा कितने में था? 90 में। तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान। कितने का? 2,000 का, बराबर। मतलब बेच के 88,000 आ रहा है, लेकिन मैंने खरीदा था 90,000 में, राइट। 90,000 में खरीदा था तो 2,000 का लॉस हुआ। क्या इतना पॉइंट समझ में आया? चलो पहली एंट्री करेंगे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, पहली जनरल एंट्री। बैंक टू इन्वेस्टमेंट इज द नॉर्मल एंट्री। यस, प्लीज बताइए पैसा कितना आ रहा है? 88, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितने का है? 90, तो बीच में हुआ लॉस। लॉस कौन बेयर करेगा? P&L। कितना लॉस हुआ? 2,000, दिस इज लॉस, दिस इज लॉस ऑफ 2,000। समझा सबको? ये लॉस कितना हुआ? 2,000 का। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको अपडेट करेंगे बैलेंस शीट में। प्लीज बताइए पैसा कितना आया, इन्वेस्टमेंट कितना है और फायदा नुकसान पे कितना इंपैक्ट पड़ा। तो कहने से इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया, अभी इन्वेस्टमेंट नहीं है। पैसा कितना आया? 88,000, 180 पहले से था, 88 हो गया अभी, और कितना हो गया अभी? 2,68,000, और इसका प्रॉफिट पे भी इंपैक्ट पड़ा, लॉस हुआ। तो ये 40 का कितना हो गया? ये हो गया पहला स्टेप। इन्वेस्टमेंट बेच के बैलेंस शीट अपडेट किया मैंने, ठीक है। पहला स्टेप क्या किया? इन्वेस्टमेंट बेच के बैलेंस शीट अपडेट किया कि मेरे पास अभी, उसके बाद पैसा कितना है, उसके बाद प्रॉफिट कितना है। क्या इतना पॉइंट समझ में आया? अगर ये किए बिना क्वेश्चन स्टार्ट कर लिया, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं चेक करूंगा मेरे पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है और बैंक बैलेंस कितना अवेलेबल है, और अगर तुम इन्वेस्टमेंट बेचने के पहले अगर कर दोगे ये, तो फिर तुम्हारा आंसर गलत होने वाला है, राइट। तो इतना हमको करना पड़ेगा। सबको समझ में आया? ये सबको समझा यहां तक? ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके इक्विटी इशू के पास जाएंगे, लेकिन पहले इक्विटी इशू कितना करना है, वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो हम सीधा वर्किंग नोट पे आ जाएंगे, फिर पूछेंगे प्रेफरेंस को, हाँ भाई कितना पैसा चाहिए। तो उसने बोला सर 20% ज्यादा लूंगा। पहला सेंटेंस पढ़ो क्या है, प्रेफरेंस टू बी रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम। क्या ये सेंटेंस है अपना? तो इसको 20% ज्यादा दे दो। प्लीज बताइए कितना अमाउंट होगा? 2,40,000। अब ये 240 मुझे प्रॉफिट भी चाहिए और मुझे बैंक बैलेंस भी चाहिए। इज द पॉइंट क्लियर एवन? इतना मुझे प्रॉफिट भी चाहिए और इतना मुझे बैंक बैलेंस भी चाहिए। प्लीज बताइए रिक्वायर्ड कितना है? प्रॉफिट भी और बैंक बैलेंस भी 240 बराबर। दोनों में से कुछ भी शॉर्ट हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज बताइए आपके पास अवेलेबल कितना है? अवेलेबल में क्या क्या चेक कर रहा हूं मैं सिर्फ प्रॉफिट ही चेक कर रहा हूं। तो कहने से P&L एंड जनरल रिजर्व 38 एंड 50, 88 ही अवेलेबल है मेरे पास। कितना अवेलेबल है? 88। तो प्रॉफिट अवेलेबल 88,000 है, उससे ज्यादा तो है नहीं मेरे पास। प्रॉफिट अवेलेबल कितना है? 88,000। और बैंक बैलेंस कितना अवेलेबल है? 268। कहने से बैंक बहुत ज्यादा है, 240 की जरूरत है, 268 तो पड़ा है मेरे पास। पैसों की कमी नहीं है, प्रॉफिट की कमी है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो अब बताइए किसका शॉर्टफॉल आएगा? प्रॉफिट का शॉर्टफॉल। प्लीज बताइए शॉर्टफॉल कितना आ रहा है? 1,52,000। कहने से दिस इज द शॉर्टफॉल, दिस इज द शॉर्टफॉल। क्वेश्चन में इक्विटी वो कितने में इशू कर रहा है? इक्विटी कितने में इशू कर रहा है? 12.5 में, प्रीमियम ऑफ 25%, राइट। भले ही इशू करो 12.5 में, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए आपको डिवाइड बाय 10 ही करना पड़ेगा। थोड़ी देर में वापस आता हूं डिवाइड बाय 10 क्यों किया मैंने, ठीक है। फिलहाल के लिए आप जो मैं बोल रहा हूं वो उतना
आंसर निकाल के दीजिए। तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड का फॉर्मूला क्या है किसी काम में? शॉर्टफॉल डिवाइड बाय फेस वैल्यू। इंपॉर्टेंट ये फेस वैल्यू है, क्योंकि क्वेश्चन में तो नीचे 12.5 दिया है, ठीक है, 12.5 दिया है, लेकिन हम डिवाइड कैसे करेंगे? फेस वैल्यू से, 10 से। तो बताइए कितना आ गया? तो 1,52,000 डिवाइड बाय 10, तो कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? 15,200 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, ठीक है, 15,200 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? चलिए अब सीआरआर का बताइए कैसे करना है। फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स रिडीम्ड, ये लिखना पड़ता है वर्किंग नोट। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स रिडीम्ड, प्लीज बताइए 240 या 2 लाख? 2 लाख। 240 तो मुझे कहीं से भी नहीं चाहिए थे, 2 लाख हमको ट्रांसफर करना था। मैंने आपको बताया था 2 लाख का 5 लाख क्यों नहीं दो, आपको ट्रांसफर 2 लाख ही करना है। फेस वैल्यू, राइट। इससे भी मैं आपको बचने का मौका दे रहा हूं ना। बचने का मौका क्या है? शेयर के बदले शेयर इशू करो, उतनी फेस वैल्यू माफ कर दूंगा, राइट। तो यहां पे फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स रिडीम कितना है? 2 लाख माइनस आपने उसके बदले कितने शेयर इशू किए? फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड 15,200 और 15,200 12.5 या 10? 10 कितना माफ करेगा वो? 152। तो बचा कितना? 48। अब वो आपको 48,000 रुपीज ट्रांसफर करने बोल रहा है, कहां पे? CRR में। समझ में आ रहा है? कितने ट्रांसफर करने बोल रहा है? 48,000। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? चैप्टर की जान तो यही है, सीआरआर का अमाउंट निकाल के दे दिया मैंने आपको। कैसे मालूम पड़ा? डिवाइड बाय फेस वैल्यू करेंगे या डिवाइड बाय इशू प्राइस करेंगे? शॉर्टफॉल किस चीज का चेक करेंगे? प्रॉफिट की कमी है या बैंक की कमी है? अगर बैंक की कमी है तो इशू प्राइस, प्रॉफिट की कमी है फेस वैल्यू। समझ में आ रहा है? चलिए अब अपने ऑर्डर पे आते हैं वापस। निकाल लिया ना नंबर ऑफ शेयर्स। सेकंड एंट्री किस चीज की थी जल्दी बताइए? फर्स्ट एंट्री इन्वेस्टमेंट सेल की, सेकंड एंट्री इक्विटी इशू की, इसलिए तो वर्किंग नोट पे आया था। कितने शेयर इशू करूं? एंट्री तो आती है मेरे को, नंबर ऑफ शेयर्स तो बताओ पहले। समझ में आया? इसलिए मैं वर्किंग पे आया था। ये लिखा कि वर्किंग, सबने वर्किंग लिखा। वर्किंग किया ही नहीं कुछ इन्वेस्टमेंट का मैंने, सेल की एंट्री किया सिर्फ मैंने। ओके, इक्विटी इशू करने की एंट्री बोलो। बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 में इशू किया, 12 या 12.5 में? 12.5 प्रीमियम तो आएगा, एंट्री में प्रीमियम जरूर आएगा, वहां पे 10 लेना है, राइट। तो यहाँ पे 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। प्लीज बताइए कितने शेयर्स थे आपके? 15,200। पैसा मैं पूरे 12.5 के हिसाब से लूंगा। 15,200 शेयर्स कैपिटल में इंटू 10 जाएगा, और ऊपर का जाएगा 2.5 प्रीमियम में। बताइए कितना आ रहा है? 1,52,000 38, तो 190। ठीक है, हो गया पैसे और प्रॉफिट का बंदोबस्त। पैसे भी आ गए, प्रॉफिट से ही बच गए। थर्ड एंट्री रिडेम्पशन ड्यू। जल्दी बताइए, रिडेम्पशन ड्यू मतलब क्या? पैसा लेके आना है या पैसा लौटाना है? लौटाना है। लौटाना है तो कैपिटल बढ़ रहा है या कैपिटल कम हो रहा है? कम हो रहा है। कैपिटलाइज विच बैलेंस? क्रेडिट। कम करने के लिए डेबिट। 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक लाइन छोड़ के, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। कैपिटल कितना है? 2 लाख, लेकिन वादा कितने का था? 240 का। क्या 40 का लॉस हो रहा है? लॉस कौन मेरे करेगा? फ्री रिजर्व। और फ्री रिजर्व में कौन सा अवेलेबल है आपके पास? चेक कर लो। कहने से जनरल रिजर्व अवेलेबल है। कितना जनरल रिजर्व अवेलेबल है चेक करो। 50। मुझे कितनी जरूरत है? 40। तो हम 40 यूज करेंगे। क्या यूज किया आपने? जनरल रिजर्व यूज किया। पीएनएल क्यों नहीं किया इस बार? 38 ही था। तो क्या ऐसा हो सकता था कि मैं पेनल 38 यूज करूं और 2000 जनरल रिजर्व से? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम कितना भी पेनल जनरल रिजर्व कैसे भी यूज करो, कोई रोक नहीं है उसके ऊपर तुम्हारे को, ठीक है। पेनल जनरल रिजर्व तुमको जैसे यूज करना है वैसे यूज करो, उस पर कोई रोक नहीं है, इसलिए उनको फ्री रिजर्व बोलते हैं। दे आर फ्री टू यूज एनीवेयर। समझ में आ रहा है? फ्री रिजर्व है, जहां यूज करना है वहां यूज कर सकते हैं। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? आगे पेमेंट एंट्री करो, जल्दी बताइए पेमेंट एंट्री क्या रहेगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक, कितना पे करेंगे जल्दी बताइए? 2,40,000 खत्म। 240 एंड 240 डन। लास्ट एंट्री ट्रांसफर एंट्री।
सीआरआर में ट्रांसफर करेंगे, ये बात तो समझ में आई। सीआरआर में कितना करेंगे वो भी वर्किंग नोट से उठा के लाया हूं, कितना 48। अब चेक करो 48 कहाँ अवेलेबल है तुम्हारे पास, जनरल में नहीं है, चेक करें क्या। तुम बोल रहे थे जनरल में 50 है, 50 में से 40 तो यूज करके बैठा हूं मैं, 40 यूज कर लिया था ना मैंने, तो बचा कितना 10, और पीएनएल कितना है 38, हो गया 48, उतना ही था ना मेरे पास, इसलिए फेस वैल्यू। अगर मैं इशू प्राइस करता तो ये इक्वेशन मैच नहीं करता, उसका भी एग्जांपल दूंगा। अगर आप इशू प्राइस कर लेते तो क्या होता वही बता रहा हूं। तो कहने से 88 था मेरा प्रॉफिट। 88 कैसे था, पहले पहले चेक करो। 38 का पीएनएल था और 50 का जर्नलिज्म था, टोटल कितना था 88। 88 में से 40,000 तो मेरा लॉस हो गया यहाँ पे। कहां पे, जब मैं 2 लाख का 2,40,000 था, 40 तो वहीं चला गया, बचा कितना 48। मैं बोलूंगा भाई 48 से ऊपर तो मैं सीआरआर में ट्रांसफर ही नहीं कर सकता, मेरे पास है ही नहीं। समझ में आ रहा है, तो 48 ही यूज किया और बराबर घूम फिर के 48 निकाल के दिया मैंने आपको वर्किंग नोट में। इज द पॉइंट क्लियर। तो यहाँ पे 48 कैसा है प्लीज बताइए। जर्नलिज्म आपने कितना यूज किया, ओनली 10। अब आपके माइंड में आएगा सिर्फ 50 है तो 50 नहीं है भाई, 50 पहले हुआ करता था कोई जमाने में, 40 यूज करके आए हो तुम ऑलरेडी, राइट। बचा कितना 10, और बाकी का 38 कहां से उठाएंगे, पीएनएल। और इस तरह मेरे रिजर्व्स पूरे जीरो हो जाएंगे और मैंने जितना तुमको सीआरआर चाहिए था उतना बना के दिया। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आया। ओके, व्हाट इफ अगर आप वहां पे फॉर्मूले में इशू प्राइस लगा देते हैं, अगर ऐसा होता तो क्या होता, एक बार वो देख लो बेटा। एंट्री जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, वही कॉपी पेस्ट किया मैंने, कोई नहीं न्यू जनरेटर नहीं, कोई न्यू जनरेटर नहीं है, सब कॉपी पेस्ट है। सिर्फ ये अमाउंट की बात चालू रहती है जो मैं आपको बता रहा हूं। 5 जनवरी में चैप्टर खत्म है, इन्वेस्टमेंट बेचो, इक्विटी इशू करो। इक्विटी इशू करना ऑलरेडी सीख के आए हम, राइट। फिर एक रिडेम्पशन ड्यू और पेमेंट की एंट्री और एक ट्रांसफर एंट्री। इंपॉर्टेंट है ट्रांसफर का अमाउंट। क्लियर पॉइंट सबको ये, ओके। अब प्लीज ध्यान दीजिए, अगर आपसे एक गलती हो जाती, अगर आपसे एक गलती हो जाती अर्नव, मैं बताऊं क्या प्रॉब्लम है। 12.5 कहां से है बेटा, ऊपर दिया है ना ऑलरेडी यहाँ पे। 10 प्लस 25% इज 12.5, 25% ऑन फेस वैल्यू, राइट। हाँ, यहां ध्यान देंगे, अगर बाय चांस आपका शॉर्टफॉल कितना आया था ऊपर प्लीज बताइए, शॉर्टफॉल कितना आया था, 152 आया था क्या, 152। अगर आपने ऐसा कर दिया होता कि 152 को आपने डिवाइड कर लिया होता कितने से, 12.5 से, तो आपका कितने शेयर आ जाता है, 12,160 बराबर। और सपोज आपने प्रोसीड किया भी होता, एक सेकंड आगे बढ़ जाते हैं, तो अपना सीआरआर का फॉर्मूला क्या था, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स रिडीम्ड माइनस फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड बराबर। जल्दी बताइए, रिडीम कितना किया आपने 2 लाख, और शेयर इशू कितने किए 12,160 इंटू 10 कितना आएगा 121,600, कितना बचा, कितना 78,400। आई श्योर, शॉर्टफॉल 152 था क्या, ठीक है। कितना ट्रांसफर करेंगे 78,400। प्लीज बताइए आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल कितना था 88। कहने से 88 में से 40 तो चला गया मेरा, वो जब रिडम्पशन कर रहा था उसके अंदर, तो बचा कितना मेरा 48। कहां से ट्रांसफर करूंगा 78,400, समझ में आया। अगर तुम शेयर इशू कर भी रहे हो, क्यों कर रहे थे, क्योंकि प्रॉफिट की कमी थी। तो अभी अगर तुम्हारे इशू करने का भी अगर प्रॉफिट कम ही पड़ रहा है तो फायदा क्या तुम्हारा इशू करके, फिर समझ में आ रहा है। तो ज्यादा इशू करने पड़ेंगे, ज्यादा कितने, फेस वैल्यू से डिवाइड करके। इशू प्राइस से करोगे तो तुम्हारी जरूरत ही पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि तुम्हारी मजबूरी में तुमने ये इशू किया था। मजबूरी क्या थी, सीआरआर से बचना था। तो सीआरआर से बचने के लिए अगर आप बोलोगे सर 78,400 ट्रांसफर करना पड़ेगा, लाऊं कहां से 78,400, 40,000 में यूज कर चुका हूं, बचा ही मेरा 48,000 है। 48 में से तुम 78 ट्रांसफर करने बोलोगे, कहां से, मेरे पास नहीं है मेरे पास। तो आप अगर इशू प्राइस करोगे, आपने जो पर्पस के लिए इशू किया था कि मैं इक्विटी इशू करूंगा क्योंकि मैं प्रॉफिट से बच जाऊंगा, सीआरआर से बच जाऊंगा, नहीं बच पा रहे हो आप यहां से, राइट। इसीलिए आपको फेस वैल्यू यूज करना पड़ता है। इज द पॉइंट क्लियर, कंसेप्ट समझ में आया। अब इसमें वैरायटी क्या आती है, वैरायटी ऐसी आती है कि वो अब नखरे करना शुरू करते हैं। नखरे कैसे करेंगे, जनरल रिजर्व बोलता है सर इसमें से 20,000 को हाथ नहीं लगाना, जनरल रिजर्व और 20,000 इज डिजायर्ड टू बी मेंटेन्ड। वो बोलता है सर 20,000 तो मेंटेन करके चलो, इसका अंदर बोल रहा है 20 को हाथ मत लगाओ, 20 को हाथ मत लगाओ। हमने कहा ओके सर आपकी बात मान लेते हैं। तो अब मेरे पास अवेलेबल कितना रहेगा प्लीज बताइए,
तो कहने से जो मैं अवेलेबल 88 बोल रहा था, 88 अवेलेबल ही नहीं है, 20 को तो हाथ नहीं लगाने दे रहा मुझे। वो बोल रहा है 20 इज डिजायर्ड टू बी मेंटेन। डिजायर्ड टू बी मेंटेन मतलब वो बोल रहा है 20 को मेंटेन करो, 20 को हाथ मत लगाओ। मतलब इसमें से कितना यूज कर सकता हूं मैं, 30 प्लस पीएनएल कितना 38, 68 यूज कर सकता हूं। तो यहाँ पे अवेलेबल 68 हो गया। कहने से पूरा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा अभी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? और जब आप जर्नलिस्ट करोगे ना लास्ट में 20,000 जर्नलिज्म बच जाएगा। इज द पॉइंट क्लियर? अच्छा, ऊपर वाले केस में क्या शॉर्टफॉल था प्लीज बताइए। शॉर्टफॉल किसका था फर्स्ट वाले केस में? बैंक वाले का। प्रॉफिट बहुत था फर्स्ट वाले केस में, बैंक वाला प्रॉब्लम था, राइट? बैंक था ना कि प्लीज चेक करो बैंक बैलेंस कितना अवेलेबल था, 145। वो फिर से बोलेगा इट इज डिजायर्ड टू मेंटेन अ बैंक बैलेंस ऑफ 10,000। वो बोलता है सर सब होने के बाद 10 सर पड़ा रहना चाहिए अपने पास, जीरो नहीं करना। मैंने कहा ओके, ये 10 मैं यूज ही नहीं करूंगा फिर। तो मेरे पास अवेलेबल कितना है 135। तो मैं जब कैलकुलेशन में जाऊंगा तो मैं बोलूंगा सर 145 अवेलेबल नहीं है, 135 अवेलेबल है, क्योंकि 10 को तो तुमने पकड़ के बैठा दिया वहीं पे, उसको बोलते यूज नहीं करना। मैंने कहा ओके साइड रख दो उसको, मैं 135 यूज करूंगा। तो मेरे पास अवेलेबल सिर्फ 135 है। दिस इज द ओनली एडजस्टमेंट जो एड ऑन होके आ सकता है। सबको समझ में आया? ये पक्का समझ में आया? जल्दी बताइए सबसे पहले इस चैप्टर का सीक्वेंस कैसा रहेगा। सबसे पहले क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे और बैलेंस शीट को अपडेट करेंगे। ये जरूरी है, बैलेंस शीट को अपडेट करेंगे, कितना पैसा आया और प्रॉफिट पे कितना इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि बेचने के बाद दोनों चीज पे फर्क पड़ेगा। पैसा भी आएगा और थोड़ा बहुत फायदा नुकसान भी होगा। फायदा नुकसान पीएल में एडजस्ट करना और पैसा बैंक में एडजस्ट करना। क्या ये दोनों डिफरेंस समझ में आया? फिर जाना प्रेफरेंस के पास, प्रेफरेंस से पूछना तुमको कितना चाहिए, तो वो बताएगा 10% ज्यादा, 20% ज्यादा या 25% ज्यादा। उतना मैं चेक करूंगा, प्रॉफिट भी चाहिए उतना, बैंक बैलेंस भी चाहिए। मेरे पास कितना अवेलेबल है चेक करेंगे बैलेंस शीट के हिसाब से, राइट? जो अवेलेबल कम है, अगर प्रॉफिट कम है तो मैं फॉर्मुला क्या यूज करूंगा, डिवाइड बाय फेस वैल्यू। अगर बैंक बैलेंस कम है तो मैं डिवाइड बाय क्या करूंगा, इशू प्राइस। सीआरआर का फॉर्मुला क्या है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स रिडीम माइनस फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड। दिस इज द बेसिक फॉर्मुला। इज द पॉइंट क्लियर? जब हम ये फॉर्मुला लगाएंगे तो हमको अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर मिल जाएगा। उसके बाद 4 एंट्रीज और बाकी है। 4 एंट्रीज क्या थी? एक थी इशू ऑफ इक्विटी, रिडेम्पशन ड्यू, रिडेम्पशन पे, ट्रांसफर, खत्म। क्लियर पॉइंट सबको? ये पूरा चैप्टर यही है, कंसेप्ट सिखाया है, कल क्वेश्चंस करेंगे। स्टॉप करते हैं यहाँ पे।